हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। आज की इस वीडियो में जो हम सब्जेक्ट देखेंगे वो देखेंगे फाइनेंस फॉर एवरीवन। तो जितने भी इस सब्जेक्ट में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यूनिट वाइज, वो सारे हम कवर करेंगे। वन शॉट वीडियो होगी और लगभग इसमें सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम कवर कर देंगे। तो ये सब्जेक्ट सेमेस्टर 1 टू 6 तक के बच्चों के पास होता है। जितने भी यूजीसी कोर्सेज हैं या जितने भी आपके कॉलेज हैं, चाहे डीयू हो गया, सोल हो गया, ठीक है, एनसी वेब हो गया, तो यहाँ पर आपको ये सब्जेक्ट देखने को मिलता है। तो वन शॉट वीडियो है ये, इसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आपको यूनिट वाइज पढ़ना है तो आप यूनिट वाइज हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए पहले से यहाँ पर जो प्लेलिस्ट बना दी है, तो यूनिट वाइज जितना भी आपका सिलेबस है वो यहाँ पर कवर है पहले से ही। साथ ही आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एकलव्य स्नातक फर्स्ट, ये जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी पीडीएफ नोट्स वगैरह हैं वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। साथ ही अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और वहां पर पूछ सकते हैं। हमारा जो यूजर आईडी है वो है एकलव्य स्टडी पॉइंट। ठीक है, तो चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो है, व्हाट इज फाइनेंशियल लिटरेसी? ब्रीफली एक्सप्लेन स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। तो इसके अंदर हमें फाइनेंशियल लिटरेसी समझना क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस और स्कोप क्या है, ये हम देखेंगे। तो देखिए, फाइनेंशियल लिटरेसी मींस हैविंग द नॉलेज एंड स्किल टू मेक स्मार्ट डिसीजन अबाउट योर मनी। तो फाइनेंशियल लिटरेसी हमें क्या सिखाती है कि आपकी नॉलेज और स्किल इतनी अच्छी हो जाए ताकि आप अपने मनी के लिए सही डिसीजन ले सकें, कि आपको अपने मनी का जो है वो यूज कैसे करना है। इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड हाउ टू अर्न, सेव, स्पेंड, इन्वेस्ट एंड प्रोटेक्ट, कि आप अपनी जो मनी है उसको किस तरह से अर्न करेंगे, कैसे आप उसको सेव करेंगे, बचाएंगे, कैसे उसको खर्च करेंगे, कैसे उसको इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है ना, किस तरह से आप अपने मनी को जो है वो बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये सारी नॉलेज जो है आपको कहां पर मिलती है? फाइनेंशियल लिटरेसी को समझने या पढ़ने के बाद पता लगती है। ए फाइनेंशियली लिटरेट पर्सन नाउ हाउ टू हैंडल मनी वाइजली, क्योंकि एक जो फाइनेंशियल लिटरेट पर्सन होता है वो अच्छे से समझ जाता है कि भाई कि वो किस तरह से बुद्धिमता से अपने जो मनी है, वाइजली अपने मनी को जो है वो हैंडल करे, ताकि आने वाली जो भी समस्याएं हैं उससे वो बच सके। तो एवरीडे लाइफ जो है उसकी, वहां पर उसको कैसे अपना पैसा जो है वो खर्च करना है स्मार्टली, ताकि वो आने वाली भविष्य की जो चिंताएं हैं, जो समस्याएं हैं, उनसे बच सके। ठीक है, तो इसलिए फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो पढ़ना जरूरी हो जाता है और फाइनेंशियल लिटरेट होना जो है वो जरूरी हो जाता है। स्कोप ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, स्कोप क्या क्या है इसके? तो फाइनेंशियल लिटरेसी कवर मैनी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ आवर फाइनेंशियल लाइफ सच एज बजटिंग। फाइनेंशियल लिटरेसी हमें क्या सिखाती है? बजट बनाना सिखाती है, कैसे हम अपने पैसे को बजट के द्वारा बचा सकते हैं या खर्च कर सकते हैं। लर्निंग हाउ टू प्लान योर इनकम एंड एक्सपेंसेस तो यू डोंट स्पेंड मोर देन यू अर्न। तो यानी आपको पता होता है कि आपकी इनकम कितनी है और आपका एक्सपेंस कितना है, यानी कितना आपकी आय है और कितना आपको खर्च करना है। ये बजट आपको बताता है ताकि आप अपने पैसे का सही से इस्तेमाल कर सकें, फालतू का खर्चा ना करें आप। सेविंग, अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ कीपिंग मनी असाइड ऑफ इमरजेंसीज और फ्यूचर नीड्स। ठीक है ना, यानी आप अपने पैसे को ऐसे व्यवस्थित करें, ऐसे बचा कर रखें, ताकि अगर भविष्य में कभी समस्या आए या कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए तो आप अपनी जरूरतों को आराम से पूरा कर सकें बिना किसी समस्या के। बैंकिंग, नोइंग हाउ टू यूज ए बैंक अकाउंट, एटीएम एंड ऑनलाइन बैंकिंग सेफली। ठीक है, हमें ये नॉलेज देती है भाई किस तरह से हम बैंक अकाउंट खुलवाना है, एटीएम कार्ड का यूज कैसे करना है और कैसे हम बैंकिंग को जो है, ऑनलाइन बैंकिंग को सेफली यूज कर सकते हैं। तो ये चीज हमें पता लगती है इसके अंदर। क्रेडिट एंड लोन्स के बारे में पता लगता है। लर्निंग हाउ टू बोरो मनी रिस्पॉन्सिबली एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ क्रेडिट कार्ड्स एंड इंटरेस्ट रेट वर्क। तो हमें यह समझना है कि भाई कि जो भी हम पैसा उधार ले रहे हैं वो पैसा कैसे काम करता है, क्रेडिट्स क्या होते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट क्या होते हैं। कहीं हम ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे तो कोई क्रेडिट कार्ड या कोई सामान नहीं ले रहे हैं जिससे हमें क्या हो सके, भविष्य में नुकसान हो सके। तो ये सारी नॉलेज जो है हमें कहाँ से पता लगती हैं? ये सब चीजें अगर हम फाइनेंशियल लिटरेट हैं तो ये सब चीजें हम समझ जाते हैं। इन्वेस्टिंग, नॉलेज हाउ टू ग्रो योर मनी थ्रू इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लाइक फिक्स डिपॉजिट। हमें ये भी पता होता है भाई किस तरह से हम अपने जो पैसे को इन्वेस्ट करके अपने पैसे को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे फिक्स डिपॉजिट वगैरह हो गया, स्टॉक्स वगैरह हो गए, म्यूचुअल फंड्स वगैरह हो गए। तो इन जगह हम पैसे को इन्वेस्ट करके अपने पैसे की जो वैल्यू है उसको क्या कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। इंश्योरेंस, अंडरस्टैंडिंग हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ
एंड योर फैमिली फ्रॉम फाइनेंशियल लूज यूजिंग इंश्योरेंस, कि भाई आप अपने आप को भविष्य के लिए प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई फाइनेंशियल लूज आए भविष्य में तो आप इंश्योरेंस के द्वारा उससे निपटने के लिए पहले से तैयार रहें। रिटायरमेंट प्लान ले सकते हैं आप, प्रिपेयरिंग फॉर योर फ्यूचर सो यू हैव एनफ मनी व्हेन यू स्टॉप वर्किंग, कि भाई भविष्य में आपके पास इतना पैसा हो कि जब आप काम ना कर पाएं फिर भी आपको पैसे की समस्या ना आए। तो अगर आप फाइनेंशियल लिटरेट हैं तो ये सारी चीजें आराम से समझ सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। तो इन सब चीजों के लिए आपको फाइनेंस लिटरेट होना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस लिटरेसी, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो बेटर मनी मैनेजमेंट, तो आप क्या सीख सकते हैं? मैनेजमेंट सीख सकते हैं कि भाई किस तरह से आप अपने पैसे का सही से यूज करेंगे। हेल्प योर कंट्रोल योर स्पेंडिंग, अपने जो खर्चा जो ज्यादा कर रहे हैं उस पर कंट्रोल कर सकें, सेव कर सकें। और डेब्ट यानी कर्जे से, यानी किसी का उधार ना हो आपको, उससे आप बच सकें। अवॉइड फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो प्रिवेंट्स योर फ्रॉम फेलिंग इनटू ट्रैप्स लाइक ओवर स्पेंडिंग और टेकिंग टू मैनी लोन्स, यानी कि आप अधिक खर्चा ना करें और साथ ही आप लोन से बच सकें। ठीक है, तो जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, अगर आप लिटरेट हैं, फाइनेंशियल लिटरेट है, तो इन सब चीजों को समझते हैं और आप ओवर स्पेंडिंग नहीं करेंगे। ठीक है ना, और आप साथ में अपने मनी जो लोन है वो इतना ज्यादा नहीं लेंगे कि भविष्य में आपको समस्याएं आ जाए। स्मार्ट डिसीजन मेकिंग, यू कैन मेक इन्फॉर्म चॉइस व्हेन बाइंग समथिंग, टेकिंग ए लोन और इन्वेस्ट। तो आप पहले से क्या होगा, आपको पता होगा, आपको चॉइस पता होगी कि आपको क्या क्या खरीदना है आपको, ठीक है, या आपको लोन लेना है कितना, क्या या कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं आप स्मार्ट डिसीजन ले सकते हैं अगर आपको इन सब चीजों की समझ हो जाती है। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होती है आपकी, यू डू नॉट नीड टू डिपेंड ऑन अदर्स योर फाइनेंशियल नीड। तो आपको जो भी फाइनेंशियल नीड्स है आप किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, क्योंकि आपके पास वो सारी चीजें पहले से ही होती है और आपको समझ होती है, तो आपको किसी की जरूरत नहीं होती है। आप इंडिपेंडेंट होते हैं और अपने फैसले खुद ले सकते हैं। ठीक है ना, कोई समस्या भी नहीं आती भविष्य में। पीस ऑफ माइंड, रिड्यूस मनी स्ट्रेस बिकॉज यू नाउ हाउ टू हैंडल फाइनेंशियल सिचुएशन। तो आपकी जो माइंड है वो हमेशा पीसफुल रहेगा, शांत रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई दबाव नहीं होगा, पैसे का कोई स्ट्रेस नहीं होगा। ठीक है ना, आप शांति से अपना जीवन जी सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि भाई क्या आपने पहले से सारी तैयारी कर रखी है। तो कोई भी फाइनेंशियल सिचुएशन आती है तो आप पहले से उसके लिए क्या होते हैं, तैयार होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? तो अगला क्वेश्चन है आपका कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन होती है उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस तो बहुत ज्यादा होती है एक इकोनॉमी के अंदर। कैसे? ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक सेविंग, इन्वेस्टिंग, बोरोइंग, मैनेजिंग मनी। यानी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो क्या करते हैं, आपको फाइनेंशियल सर्विस देते हैं, कोई भी चाहिए आपको। सेविंग के लिए इंस्टीट्यूशन जो होती है वो प्रोवाइड करवाती है जगह। इन्वेस्ट के लिए आपको एक जगह मिल जाती है, आपको अगर उधार लेना है तो वहां से ले सकते हैं, या आपको अपने पैसे का मैनेजमेंट करना है तो इन इंस्टीट्यूशन में आप क्या कर सकते हैं, इन इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आते हैं, इसके अंदर आ जाएंगे आपके बैंक हो गए, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, पोस्ट ऑफिस हो गया, स्टॉक एक्सचेंज। तो ये जो आपके जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो आपके लिए सारे काम करते हैं, सेविंग का काम, इन्वेस्टिंग का, बोरोइंग का, मैनेजिंग मनी। तो ये सारे जो इंस्टीट्यूशन हैं वो वर्क करते हैं किसी भी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो देखिए, प्रमोशनल एक्टिविटीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हेल्प न्यू बिजनेस बाय गिविंग देम मनी। यानी अगर किसी को भी, किसी भी इंस्टीट्यूशन को भाई नया बिजनेस शुरू करने की, या किसी व्यक्ति को नया बिजनेस शुरू करने की जरूरत है तो वो क्या देते हैं, आपको मनी देते हैं लोन के रूप में, टू स्टार्ट एंड ग्रो, ताकि आप अपने जो भी आपका वो बिजनेस है उसको आप क्या कर सके, स्टार्ट कर सके और ग्रो कर सके। स्पेशली दोस्त हु न्यू आइडियाज एंड टेक्निकल स्किल, स्पेशली उनको दिया जाता है जिनके पास नए आइडिया होते हैं, कोई नया आइडिया लेकर आता है या कोई नए टेक्निकल स्किल अगर किसी के पास है तो ये बैंक उनको लोन प्रोवाइड करते हैं ताकि वो क्या कर सके, एक बिजनेस बना के ग्रो कर सके और डेवलपमेंट कर सके। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज दी जाती है जो होती है उनको ये डेवलप करने में मदद करते हैं। दे हेल्प बिल्ड इंपॉर्टेंट थिंग लाइक रोड्स, टेक पार्क हो गए, इंडस्ट्रियल एरिया हो गया। तो ये इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी होती है उसके लिए पैसा प्रोवाइड करवाते हैं ताकि ये सारी चीजें जो हैं एक एरिया के अंदर हो सके। विच आर नीडेड फॉर बिजनेस टू ग्रो, ताकि वहां पर बिजनेस जो हो डेवलप्ड हो सके। तो ये सारी चीजें जो हैं कौन मुहैया करवाता है, जो भी आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो करवाते हैं।
पैलेस डेवलपमेंट, दे ब्रिंग मनी एंड बैंकिंग सर्विस टू विलेज एंड स्मॉल टाउन, नॉट जस्ट सिटीज। तो ये जो होते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि जो बैंकिंग और मनी जो है वो की जो सर्विस है वो सिर्फ कहाँ दी जाती है, बड़े बड़े शहरों में दी जाती है, ये छोटे छोटे गांवों में भी दी जाती है, ताकि जो डेवलपमेंट है वो बैलेंस रहे। ऐसा नहीं कि जो शहर के क्षेत्र हैं, जो आपके डेवलप्ड एरिया है, ठीक है ना, वो और ज़्यादा डेवलप्ड कर जाएं अर्बन एरिया, और जो रूरल एरिया है वैसे ना रह जाएं। तो इसलिए क्या करती है ये बैंकिंग और सर्विस उन जगहों पर भी देती है, ठीक है, सिर्फ सिटीज में नहीं, जो आपके अर्बन एरिया है, विलेज वगैरह है, वहां पे भी ये फैसिलिटी दी जाती हैं। दिस हेल्प्स पुअर और लेस डेवलपमेंट एरिया ग्रोथ एंड इम्प्रूव, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं भाई, उस एरिया में भी डेवलपमेंट के लिए जो भी फैसिलिटीज के लिए जो भी जरूरत होती है, उन सब चीज़ों को ये प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होता है, उन एरिया का भी क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम करते हैं बाय फंडिंग इंडस्ट्रीज एंड बिल्डिंग फैक्ट्रीज। तो ये लोग क्या करते हैं भाई, जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करते हैं। कैसे? वो फंडिंग करते हैं किनको, इंडस्ट्रीज को, और जो भी बिल्डिंग और फैक्ट्रीज वगैरह बनाते हैं उनको। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हेल्प क्रिएट जॉब और एजुकेटेड एंड स्किल पीपल, ताकि लोगों को क्या कर सके, जॉब मिल सके। यानी अगर वो क्या करेंगे भाई, फाइनेंशियली मदद करेंगे, तो जो भी इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज या जो भी चीज बनेगी, तो वहां पर क्या होगा, आपका एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, लोगों को जॉब मिलेगी, ठीक है ना, और लोग क्या होंगे, स्किल सीखेंगे, एजुकेट होंगे वहां से। तो इस तरह से फाइनेंस इंस्टीट्यूशन क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी काम करता है। डिस्क्राइब फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो फाइनेंशियल जो आपके इंस्टीट्यूशन है वो किस तरह से फंक्शन करते हैं, देखते हैं। तो गिव लोन्स, ये क्या करते हैं, हेल्प पीपल एंड बिजनेस बाय गिविंग मनी फॉर नीड्स एंड ग्रोथ, ताकि लोग क्या कर सके, अपने बिजनेस को बढ़ा सकें, ठीक है, और जो भी इनकी नीड्स, उनकी जरूरतों को पूरा कर सके, तो लोन देने का काम करते हैं। एक्सेप्ट डिपॉजिट, कलेक्ट मनी फ्रॉम पीपल एंड कीप इट सेफ, कि भाई अगर किसी के पास पैसा ज़्यादा है, मनी ज़्यादा है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, इन बैंकों को दे सकते हैं। ये क्या करते हैं, उनको सेफ रखते हैं, और प्लस में उस पर इंटरेस्ट भी आपको देते हैं। इन्वेस्ट मनी, यूज कलेक्टेड मनी टू इन्वेस्ट इन सेफ एंड प्रॉफिटेबल प्लेसेस, ठीक है। तो ये आपके थ्रू पैसे भी लेते हैं, और प्लस में क्या कर सकते हैं, ये आपके लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां से आपको अच्छा, एक तो सेफ रहेगा, और ऊपर से आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। हेल्प इन पेमेंट्स, मेक इट इजी टू सेंड एंड रिसीव मनी। तो आपको पैसे अगर किसी से लेने हैं या किसी को देने हैं, तो ये क्या करते हैं, एक ऐसी जगह देते हैं और एक ऐसी प्लेटफॉर्म देते हैं जहां पे आप इजीली पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यूजिंग कर सकते हैं आप कार्ड्स वगैरह हो गया, यूपीआई वगैरह जो आजकल चलता है, नेट बैंकिंग वगैरह। तो ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं आपके। मैनेज सेविंग, हेल्प पीपल सेव एंड ग्रो देयर मनी। तो ये क्या करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, ताकि वो अपने पैसे को बचा भी सके, और प्लस में क्या कर सके, अपने पैसे को ग्रो भी कर सके। गिव एडवाइस, प्रोवाइड हेल्प इन प्लानिंग टैक्स सेविंग एंड रिटायरमेंट। तो ये क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशन आपको सलाह भी देते हैं कि भाई किस तरह से आपको टैक्स बचाना है, या किस तरह से आपको सेविंग करनी है, या आपका रिटायरमेंट के समय कितने पैसे आपके पास होने चाहिए, किस तरह से आप वो मैनेज कर सकते हैं। तो वो एडवाइस देने का भी काम करता है। कंट्रोल मनी इन इकोनॉमी, मैनेज द फ्लो ऑफ मनी टू कीप द इकोनॉमी स्टेबल। तो भाई मनी कंट्रोल का काम होता है इनका, कि भाई जो मैनेज करते हैं ताकि मनी का फ्लो इस तरह से हो, ताकि इकोनॉमी जो हो वो स्टेबल रह सके। तो ये भी उन इंस्टीट्यूशन का क्या होता है, काम होता है, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, मनी कंट्रोल भी करते हैं। सपोर्ट रिटायरमेंट, ठीक है ना। तो रिटायरमेंट के लिए क्या करते हैं, पेंशन वगैरह जो होती है, तो पीपल नीड सेव मनी फॉर ओल्ड एज। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो भाई ओल्ड एज के लिए पहले से रिटायरमेंट प्लान वगैरह चाहते हैं, तो ये इंस्टीट्यूशन उनको वो चीज़ भी प्रोवाइड करवाते हैं। ग्रो द नेशन इकोनॉमी, सपोर्ट डेवलपमेंट बाय गिविंग लोन्स एंड क्रिएटिंग जॉब। ये हमने देख ही लिया था कि भाई ये डेवलपमेंट के लिए और जॉब क्रिएशन के लिए भी क्या करते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को या बिजनेसमैन को या इंडस्ट्रीज को क्या करते हैं, लोन देते हैं, ताकि लोग क्या कर सके, काम शुरू कर सकें, और जिससे क्या हो, एम्प्लॉयमेंट वगैरह जो हो क्रिएट हो। डिस्क्राइब बैंकिंग स्ट्रक्चर, समझते हैं कि भाई जो बैंकिंग स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से होता है एक देश के अंदर, या हमारे भारत के अंदर किस तरह से है। तो देखिए हमारे यहाँ सबसे पहले एक सेंट्रल बैंक होता है, उसके बाद आप देखेंगे दो तरह के बैंक पाए जाते हैं, कमर्शियल बैंक होते हैं और एक होते हैं आपके कोऑपरेटिव बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक तीन प्रकार के हैं आपके, पब्लिक सेक्टर होता है, एक होता है प्राइवेट सेक्टर, और एक होता है फॉरेन सेक्टर, ठीक है। यानी ये जो कमर्शियल बैंक होते हैं। फिर आपका कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं, जैसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो गया, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए। तो इस तरह से आपके जो है पूरा जो एक बैंकिंग स्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। अब इनको अच्छे से समझते हैं ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है सेंट्रल बैंक, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द आरबीआई इज इंडिया सेंट्रल बैंक, इट्स कंट्रोल द कंट्रीज मनी सिस्टम। तो आरबीआई जो है वो क्या है, हमारे देश का सेंट्रल बैंक है, और ये क्या करता है, हमारे कंट्री में जो भी मनी सिस्टम है उन सबको क्या करता है, ये मैनेज करता है।
एंड कीप द सप्लाई ऑफ नोट, और जो भी हमारे यहाँ नोट सप्लाई होती है सब इसका काम है। उसकी सेफ्टी हो गया या वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब देखने का काम जो होता है वो किसका होता है, आरबीआई का होता है। इट ऑल्सो हेल्प द गवर्नमेंट विद मनी मैटर्स एंड गाइड अदर बैंक। ठीक है, तो ये क्या करती है भाई, गवर्नमेंट को भी मनी के जो भी मनी से संबंधित जो भी मैटर होते हैं उसमें एडवाइस करता है और गाइड करता है अदर बैंकों को, और जो और भी बैंक्स हैं उनको भी क्या करता है, उनके लिए गाइडलाइंस बनाता है, या उन बैंकों में अगर कोई समस्या है तो उनको देखने का काम करता है। या एक तरह से कह सकते हैं ये सभी बैंकों के लिए एक बैंकर का काम करता है, और एक तरह से ये देखने का काम करता है कि भाई कि वहां पे कोई समस्याएं तो नहीं है और कहीं वो बैंक अपनी मनमानी तो नहीं कर रहे हैं। तो ये सारा जो भी सुपरवाइजिंग करने का काम होता है वो किसका होता है, आरबीआई का होता है, जो भी अदर बैंक होते हैं। ठीक है, की रोल ऑफ आरबीआई, कंट्रोल हाउ मच इंडियन करेंसी इन यूज, तो ये भाई कंट्रोल करता है कि कितनी करेंसी देश के अंदर यूज हो रही है। मैनेज द गवर्नमेंट मनी, जो भी गवर्नमेंट का पैसा होता है उसको मैनेजमेंट करने का काम आरबीआई का होता है। प्रिंट्स ऑल करेंसी नोट, जितने भी करेंसी नोट्स होते हैं वो सारे कौन छापता है, वो आरबीआई छापता है। बस 1 रुपए का नोट जो होता है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री छापती है, ये आपको याद रखना है। बाकी सारे जो भी करेंसी हो गए, पेपर नोट्स हो गए, या जो भी आपके मेटल हो गए, मेटल जो भी सिक्के वगैरह बनते हैं वो सब जो होता है वो किसका काम होता है, वो सेंट्रल बैंक का ही होता है। सुपरवाइज बैंकिंग फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये क्या करता है, सुपरवाइज करता है जो भी सेंट्रल है या स्टेट गवर्नमेंट है उन सब में जो भी चीज है उन सब चीजों को देखने का, यानी उनका जो भी लेन देन का काम है वो सारा सुपरवाइज कौन करता है, वो आरबीआई ही करता है। एडवाइज द गवर्नमेंट एंड मनी पॉलिसीज, तो जो भी गवर्नमेंट नई मनी पॉलिसीज बनती हैं उन सब में एडवाइस करने का काम भी किसका होता है, आरबीआई का ही होता है। एक्ट एज ए बैंक टू अदर बैंक, ठीक है, तो ये सभी बैंकों के लिए एक बैंक की तरह काम करता है। जैसे हम लोगों जो होते हैं वो हम कमर्शियल बैंक में अपना पैसा वगैरह जमा करते हैं, ऐसे ही जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं उनके लिए बैंक का काम कौन करता है, वो आरबीआई करता है। कीप इन्फ्लेशन इन चेक एंड प्रोटेक्ट द इकोनॉमी, यानी कभी हमारे देश के अंदर अगर इन्फ्लेशन आता है तो उन इन्फ्लेशन को चेक करके और किस तरह से इकोनॉमी को स्टेबल किया जाए, ये सारा काम भी कौन देखता है, आरबीआई देखता है, कुछ मॉनेटरी पॉलिसी बनाकर। कमर्शियल बैंक सबसे पहले समझते हैं, हमारे यहाँ जो कमर्शियल बैंक होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमी के अंदर ये, क्योंकि पूरे देश की जो इकोनॉमी होती है वो इन्हीं कमर्शियल बैंक में जो भी लेन देन होता है उसके अकॉर्डिंग ही चलती है। दोज आर बैंक द डील विद द पीपल, ये जो बैंक होते हैं वो डायरेक्ट किससे डील करते हैं, लोगों से करते हैं, पीपल से, पब्लिक से करते हैं। दे एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड गिव आउट लोन फ्रॉम होम बिजनेसमैन एक्सेट्रा। तो कमर्शियल बैंक का काम क्या है भाई, कि अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो आप क्या करेंगे, उस बैंक में डिपॉजिट करेंगे और बैंक उसके बदले आपको क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। और या आपके पास पैसे नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत है, तो आप बैंक से क्या करेंगे, जाकर लोन लेंगे। ठीक है, तो क्या काम है इसका, एक काम होता है डिपॉजिट करना पैसे को अगर आपके पास है, और दूसरा काम होता है लोन देना अगर आपके पास पैसे नहीं है तो। टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक, तो कमर्शियल बैंक कितने टाइप्स के होते हैं, तो पहला हमने देखा था पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं, ऑन मेनली बाय द गवर्नमेंट, तो इनको कौन चलाती है, पूरा जो कंट्रोल होता है वो गवर्नमेंट का होता है, और इनको क्या करना पड़ता है भाई, आरबीआई के जो भी रूल रेगुलेशन होते हैं उनको फॉलो करना होता है। तो एग्जांपल में आप कह सकते हैं एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, ठीक है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, तो ये सारे आपके किसके अंदर आते हैं, पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट के बैंक होते हैं ये। दूसरा आपका आता है प्राइवेट सेक्टर बैंक, ऑन बाय द प्राइवेट कंपनीज और इंडिविजुअल, या तो कोई कंपनी चला रही होती है या कोई एक इंडिविजुअल चला रहा होता है इसे। ठीक है, तो स्टिल फॉलो आरबीआई रूल, इनको भी क्या है, आरबीआई रूल्स जो है फॉलो करने पड़ते हैं। तो इसमें आप क्या जाते हैं, जैसे एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, तो ये सारे आपके प्राइवेट सेक्टर के बैंक होते हैं। ठीक है, तीसरा आपके आते हैं फॉरिजन बैंक, विदेशी बैंक कह सकते हैं इनको। हेड ऑफिस इज इन अनदर कंट्री, तो इनका जो हेड ऑफिस होता है वो दूसरे कंट्री के अंदर होता है। वर्क इन इंडिया अंडर आरबीआई रूल्स, तो ये वही सारी फैसिलिटीज देती हैं जो ये बैंक देते हैं। ठीक है, और इनको क्या करना पड़ता है, इनको भी आरबीआई की जो भी गाइडलाइंस है वो फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है, एग्जाम्पल एचएसबीसी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ठीक है, अमेरिकन बैंक, ऐसे बहुत सारे बैंक है जो हमारे देश के अंदर जो है वो काम करते हैं, वही सारा काम करते हैं कमर्शियल बैंक जो करते हैं, बस इनका जो इंटरेस्ट होता है वो बाहर कंट्री का होता है, और ये क्या होते हैं, दूसरे देश में इनका हेड ऑफिस होता है, वहां से मॉनिटर किया जाता है जो भी इनका होता है। ठीक है, लेकिन रूल्स इनको भी क्या करना पड़ेगा, आरबीआई के जो गाइडलाइंस है उसको ही फॉलो करना पड़ता है। फिर आते हैं आपके कोऑपरेटिव बैंक्स, जो आपके अर्बन और रूरल एरिया में देखने को मिलते हैं।
दीज आर स्मॉल बैंक्स ओन बाय देयर मेंबर्स। तो ये अपने मेंबर्स जो होते हैं, खुद मिलकर कुछ लोग जो होते हैं, मेंबर जो होते हैं, ये बैंक बनाते हैं, लाइक ए ग्रुप ऑफ पीपल विद कॉमन इंटरेस्ट, जिनके एक जैसे इंटरेस्ट होते हैं। दे हेल्प स्मॉल बिजनेस एंड फार्मर स्पेशली इन रूरल एरिया। तो ज्यादातर आपको रूरल एरिया में देखने को मिलेगा भाई, जिनके पास पैसे की कमी होती है, तो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं और मिलकर क्या कहते हैं भाई, एक बैंक बनाते हैं और कहते हैं भाई जिसके पास पैसा है वो इसमें डिपॉजिट करेगा, जिसको जरूरत है वो लेगा, एक लोन तय कर, एक इंटरेस्ट तय कर दिया जाता है, वो इंटरेस्ट उनको चुकाना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपसी सहयोग से चलता है। तो ये अच्छा आपको एक एग्जाम्पल देखने के लिए मिलेगा स्मॉल बैंक्स के रूप में रूरल एरिया में। ठीक है ना, और अर्बन एरिया में भी कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा ये। टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक, पहला आपका अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं। फंड इन सिटीज एंड टाउन, तो ये आपको कहां देखने को मिलेंगे, सिटीज और टाउन्स में देखने को मिलेंगे। हेल्प स्मॉल बिजनेस एंड पीपल सेमी अर्बन एरिया, तो छोटे मोटे जो बिजनेस लोग करना चाहते हैं वो लोग क्या करते हैं, यहाँ से पैसा लेके, ठीक है ना, और अपने बिजनेस को चालू कर सकते हैं। रूरल कोऑपरेटिव बैंक होते हैं कुछ, इसमें क्या होता है, हेल्प फार्मर, ये किसकी हेल्प करते हैं, फार्मर और विलेजर्स की हेल्प करते हैं, जो उनकी छोटी मोटी जरूरत होती है उनको लोन देते हैं, अगर उनको फार्मिंग वगैरह करनी होती है या किसी को घर में शादी वगैरह करनी होती है और कोई और भी काम होते हैं, इक्विपमेंट वगैरह खरीदने होते हैं, तो ये जो बैंक होते हैं वो थोड़ी बहुत मदद करते हैं। कांट टेक मनी ओनली फ्रॉम मेंबर्स, तो इसमें भाई सिर्फ जो मेंबर्स होते हैं वही क्या हो सकते हैं, पैसा ले सकते हैं, बाहरी लोगों को ये लोग नहीं देते हैं। ठीक है, मेंबर्स जो होते हैं उन्हीं में जो लेन देन होता है वो होता है। तो इस तरह से कोऑपरेटिव बैंक काम करते हैं। व्हाट इज इंश्योरेंस, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस क्या है और उसके बेसिक प्रिंसिपल क्या होते हैं। इंश्योरेंस इज ए फाइनेंशियल प्रोडक्ट दैट प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस। तो ये भाई एक तरह से फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जो किसी भी व्यक्ति या किसी संस्था को अगर लगता है कि भाई भविष्य में उसकी फाइनेंशियल लॉस हो सकती है तो उसको कवर करने के लिए इंश्योरेंस जो कराया जाता है। इफ समथिंग बैड हैपेंस लाइक एन एक्सीडेंट, इलनेस और डैमेज, इंश्योरेंस हेल्प कवर द कॉस्ट। ठीक है, अगर मान लीजिए भविष्य में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बीमार पड़ जाता है या कोई उसकी चीज खराब हो जाती है, तो उससे बचने के लिए वो क्या करता है, अपना इंश्योरेंस कराता है ताकि वो जो भी उसकी कॉस्ट थी उसको क्या कर सके, वो कवर कर सके। डिफरेंट काइंड ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया, तो इंडिया के अंदर बहुत दो टाइप के आपको नॉर्मली देखने को मिलेगा जो इंश्योरेंस है। पहला आपका लाइफ इंश्योरेंस आता है, गिव्स मनी टू द फैमिली इफ द पर्सन डाइज और एट एंड ऑफ ए टर्म, यानी आपने अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस प्लान लिया हुआ है और उस इंश्योरेंस टर्म के बीच में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो आपको क्या मिलता है, जो भी आपने सम स्टोर कराया, सम इंश्योर्ड जो भी आपकी एक वैल्यू होती है पैसे की, वो उस नॉमिनी को दे दी जाती है जो उस व्यक्ति का नॉमिनी होता है। ठीक है, तो उसके मरने पर किसको दे दी जाती है, नॉमिनी को वो अमाउंट दे दिया जाता है जो उसने इंश्योर कराया होता है अपने लिए। दूसरा आपका आता है जनरल इंश्योरेंस, कवर एवरीथिंग एल्स लाइक, तो इसके अंदर हर चीज कवर हो जाती है, जैसे हेल्थ हो गया, व्हीकल हो गया, होम ट्रैवल वगैरह हो गया। इसमें अगर कोई समस्या आती है तो उनके लिए जो होता है इंश्योरेंस कराया जाता है, तो इसे क्या कहता है, जनरल इंश्योरेंस। तो दो तरह के बेसिक इंश्योरेंस देखने को मिलते हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस, एक जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है, एक व्यक्ति होता है वो अपना इंश्योरेंस कराता है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके जो भी नॉमिनी होते हैं उनको जो भी उसने इंश्योर्ड करा होता है उससे उसको उतना उसको लाभ मिलता है, उतना उसको पैसे दे दिया जाता है, अमाउंट दे दिया जाता है। वहीं जनरल इंश्योरेंस में होता है भाई, कवर क्या करता है, वो चीज होती है जैसे आपकी हेल्थ हो गई, व्हीकल, होम, ट्रैवल, इनमें कोई समस्या आती है तो इसके लिए ये करवाया जाता है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस के कुछ बेसिक प्रिंसिपल होते हैं। पहला, प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट, यू मस्ट गिव ट्रू एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन टू द इंश्योरर, यानी जब भी आप इंश्योरेंस कराएं तो आपको बिल्कुल सही सही सारी चीजें बतानी होती है ताकि भविष्य में कोई समस्या ना आए। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, यानी यू कैन ओनली इंश्योर समथिंग यू ओन और क्लोजली कनेक्टेड टू यू, यानी आप सिर्फ इसमें इंश्योर किसको कर सकते हैं, अपने आप को कर सकते हैं या बिल्कुल जो आपसे संबंधित हो उसको ही कर सकते हैं। ठीक है ना, किसी और आदमी को नहीं कर सकते इसमें। प्रिंसिपल ऑफ कंपनसेशन, यू आर पेड ओनली फॉर द एक्चुअल लॉस नॉट एक्स्ट्रा प्रॉफिट, तो यहाँ पे सिर्फ क्या मिलेगा, जो आपको लॉस हुआ है वही दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको एक्स्ट्रा भी कुछ प्रॉफिट दिया जाएगा, सिर्फ जितना लॉस है उस लॉस को रिकवर किया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन सब्रोगेशन, यानी आफ्टर पेइंग यू द इंश्योरेंस कंपनी कैन क्लेम मनी फ्रॉम द पर्सन हु कॉस्ट द डैमेज, यानी जो जहां से आपने इंश्योरेंस कराया वो कंपनी तो आपको आपका डैमेज का पैसा दे देगी और आपके बिहाफ से वो उस बंदे से कवर करने की कोशिश करेगी जिसने आपका डैमेज किया है। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, इफ यू हैव मोर देन वन पॉलिसी ऑल इंश्योरेंस विल शेयर द कॉस्ट, अगर आपने एक से ज्यादा पॉलिसी ले रखी है तो सारे मिलकर क्या करेंगे, जो भी आपकी समस्या, जो भी आपका इंश्योरेंस है वो सभी मिलकर वो क्या करेंगे, एक शेयर के रूप में आपको क्या करेंगे,
वो जो भी आपका बकाया होगा वो देने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। यानी कि अगर आपकी ज़्यादा पॉलिसीज हैं तो सारे मिलकर जो भी बनेगा उसको आपको जो भी आपका अमाउंट बनेगा वो मिलकर पे करेंगे। न्यू न्यू गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम, तो गवर्नमेंट ने भी इंडिया के अंदर बहुत सारे इंश्योरेंस प्लान चला रखे हैं ताकि जो गरीब लोग हैं उनको भी इन सब चीज़ों का फायदा मिल सके। जैसे द गवर्नमेंट सपोर्ट फार्मर हो गए, सीनियर सिटीजन हो गए एंड द पुअर थ्रू सर्वाइवल इंश्योरेंस एंड पेंशन स्कीम, तो इनके लिए बहुत सारी जो है इंश्योरेंस और पेंशन स्कीम बनाई हुई हैं। दिस स्कीम हेल्प प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये क्या करती है, इनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है भाई कि भविष्य में अगर कोई समस्या हो जाए तो ये लोग क्या हो, इनको एक सिक्योरिटी मिल सके। और इंश्योरेंस और पेंशन के द्वारा पहला आपका इसके अंदर आता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये क्या करती है, ये रिस्ट्रिक्टेड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। तो भाई कई बार आपको पता है भाई जो खेती होती है, जो कृषि होती है, जो एग्रीकल्चर होता है, वो क्या होता है भाई, अनसर्टेनिटी होती है उसके अंदर ना, कभी बारिश हो गई, कभी नहीं हुआ, कभी उनकी फसल अच्छी हो जाती है, कभी खराब हो जाती है। तो इसलिए क्या होता है वो क्रॉप का इंश्योरेंस करते हैं ताकि भविष्य में अगर उनकी फसल खराब हो जाए तो उनको क्या मिल सके, एक सपोर्ट मिल सके। तो इसलिए ये जो है जो ये बीमा योजना शुरू करी गई थी। फॉर फार्मर्स टू प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम नेचुरल डिसास्टर, पेट्स एंड डिसीजेज, तो इससे क्या होता है कि वो अपने जो फाइनेंशियल लूज होते हैं, चाहे वो नेचुरल डिसास्टर हो, चाहे वो पेट्स अटैक्स हो जाएं, ठीक है ना, पिस्ट वगैरह जो होते हैं ना, जो कीड़ाणु वगैरह फसलों को खराब कर देते हैं, कीट वगैरह, या कोई बीमारी हो जाती है तो उन सबको क्या करती है, ये कवर करने का काम करती है, ठीक है। तो उनको क्या मिलता है, एक सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है। गोल क्या होते हैं, गिव इंश्योरेंस इफ क्रॉप फेल, तो भाई इंश्योरेंस दिया जाएगा अगर क्रॉप जो होती है वो खराब हो जाती है, क्रॉप्स। स्टेबलाइज इनकम, उनकी इनकम जो है वो स्टेबल रहे। इनकरेज फार्मिंग, ताकि वो लोग फार्मिंग करते रहे, इनको प्रोत्साहन मिलता रहे। हेल्प फार्मर गेट बैंक लोन्स, भाई वो क्या करते हैं, बैंक लोन दिलाने का भी काम करते हैं गवर्नमेंट द्वारा कि भाई फार्मर को लोन दिया जाए। मैनेज बाय द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री एंड इंश्योरेंस कंपनीज, तो इनको कौन देखता है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और इंश्योरेंस कंपनीज जो है मिलकर इसको देखती हैं, ठीक है, मैनेज करती हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना। ये क्या है, हेल्प एवरीवन ओपन ए बेसिक बैंक अकाउंट, तो इसमें क्या कहा था भाई कि जितने भी लोग हैं सबको बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाए, तो इसलिए स्कीम चलाई गई थी प्रधानमंत्री जनधन योजना, यानी हर व्यक्ति को बैंक से जोड़ना था। प्रमोट फाइनेंशियल लिटरेसी, सेविंग, इंश्योरेंस एंड पेंशन, ताकि लोगों को क्या किया जा सके, फाइनेंशियल लिटरेट किया जा सके, लोग समझ सके भाई सेविंग क्या होती है, इंश्योरेंस क्या होती है, पेंशन क्या होती है। अकाउंट होल्डर गेट ए फ्री रुपए डेबिट कार्ड एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस, तो इसमें क्या होता है, रुपए क्रेडिट कार्ड दिया जाता, रुपए डेबिट कार्ड दिया जाता है ताकि वो कहीं से भी पैसा निकाल सके, और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी दिया जाता है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना का मेन मकसद यही था भाई कि हर एक व्यक्ति जो है वो किससे जुड़ जाए, बैंक से जुड़ जाए, ठीक है, ताकि उनको लेन देन में जो है वो समस्या ना आए, और जो भी उनकी चाहे वो सेविंग संबंधित, इंश्योरेंस से संबंधित, या जो भी चीजें हैं वो डायरेक्ट बैंक से रिलेट कर दी जाए, ठीक है। तो इसलिए ये बड़े पैमाने पर एक जो योजना शुरू करी गई थी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें क्या होता है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है फॉर पीपल एज्ड 18 टू 70, तो 18 से 70 साल के जो सॉरी 18 से जो 70 साल के लोग होते हैं उनको क्या किया जाता है, इंश्योर किया जाता है इसके अंदर। कवर डेथ और टोटल डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट, तो इसके अंदर अगर भाई किसी की डेथ हो जाती है तो उसके लिए जो है मुआवजा दिया जाता है, या मान लीजिए अगर टोटल डिसेबिलिटी हो जाती है, अगर उसके कोई हाथ पैर या किसी में कोई समस्या आ जाती है तो उसके लिए, एक्सीडेंट के लिए भी बहुत सारी जो है प्रोविजन किए गए हैं जिसके अंतर्गत आपको कवर दिया जाता है। प्रीमियर इज ऑटो डेबिटेड फ्रॉम द पर्सन्स बैंक अकाउंट ईयरली, ठीक है, तो ऑटो डेबिट हो जाता है, आपके बैंक में जो पैसा होता है वहीं से जो है ऑटो डेबिट कर लिया जाता है, पैसा कट जाता है हर साल, ठीक है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, एक पेंशन स्कीम है, ये सीनियर सिटीजन के लिए 16+ जो है, रन बाय LIC द्वारा चला जाता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। गिव ए फिक्स 8% एनुअल रिटर्न फॉर द 10 ईयर, तो हर 10 साल में 8% का रिटर्न दिया जाता है इसके अंदर, ठीक है ना, एनुअल रिटर्न दिया जाता है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउ 15 लाख, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, 15 लाख तक जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर वेरियस काइंड ऑफ सर्विस प्रोवाइड बाय इंडियन पोस्ट, तो देखिए इंडियन पोस्ट जो है वो एक इंपॉर्टेंट बैंकिंग सेक्टर के रूप में उभरा है भारत के अंदर, तो बहुत सारी फैसिलिटी जो बैंक देते हैं वही हमारे इंडिया के अंदर पोस्ट ऑफिस भी देते हैं। पोस्टल सेक्टर इन इंडिया, तो देखिए इंडिया पोस्ट ऑफिस स्टार्टेड 1854 ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। एट फर्स्ट इट ओनली डिलीवर्ड मेल, यानी जब इसकी शुरुआत हुई थी भारत के अंदर पोस्ट ऑफिस की तो मेन काम यही होता था भाई, संदेशा भेजा जाता था, मेल भेजा जाता था एक जगह से दूसरी जगह। नाउ इट आल्सो ऑफर बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट सर्विस, लेकिन अब यहाँ पर आपको बैंकिंग, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट सर्विस देखने को मिलती है।
इंपॉर्टेंस ऑफ पोस्टल सर्विस, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं? इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, पोस्ट ऑफिस ऑफर सेफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट प्लान। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? सेविंग कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे पीपीएफ हो गया, ठीक है, लंबे समय के लिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट कर रही है। एनएससी हो गया, ठीक है, एक नॉर्मल टाइम पीरियड के लिए करनी है, या आपको कम टाइम पीरियड के लिए करनी है, तो आप इन तीनों में से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जैसी आपको सुटेबल लगती है। सेफ एंड फिक्स रिटर्न, तो यहाँ पर आपको दिस प्लान्स आर गवर्नमेंट बैक, क्योंकि गवर्नमेंट के होते हैं, तो रिटर्न आर श्योर एंड फिक्स, तो भाई गवर्नमेंट की एक संस्था है, तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी मिल जाती है कि भाई आपका जो पैसा है वो रिटर्न भी दिया जाएगा और सिक्योर भी होगा और फिक्स्ड भी होगा, ठीक है। स्टेबल लॉन्ग टर्म रिटर्न्स, मैनी प्लान्स आर फॉर 15 ईयर्स और मोर गिविंग रिलायबल रिटर्न, तो बहुत सारे ऐसे प्लान है जो भाई 15 साल या उससे भी ज़्यादा के हैं, जो आपको एक अच्छा रिटर्न देते हैं। बैंकिंग सर्विसेज, पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड मनी ट्रांसफर, सेविंग, डिपॉजिट, बिल पेमेंट, तो यहाँ पे आप सेविंग कर सकते हैं, डिपॉजिट या बिल पेमेंट वगैरह भी आप यहाँ पर, यानी पूरी बैंकिंग सर्विसेज जो है आपको पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगी। न्यू गवर्नमेंट स्कीम इन पोस्टल सिस्टम, तो बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इंडियन पोस्ट नाउ यूज मॉडर्न टेक, एटीएम, ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल एप्स एंड एसएमएस, यानी आपको जो है अगर आप देखेंगे तो बैंक की जो भी सुविधाएं हैं, चाहे वो एटीएम हो गई, ऑनलाइन बैंकिंग हो गई, ठीक है ना, एप्स और एसएमएस हो गई, ये सारी चीजें आपको पोस्टल ऑफिस में भी देखने को मिलती है, जो नई स्कीमें आई हैं, तो उसे पोस्टल सिस्टम कहा जाता है। सीबीएस कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है, अलाउ कस्टमर टू एक्सेस सर्विसेज फ्रॉम एनी पोस्ट ऑफिस ब्रांच, तो किसी भी आप पोस्ट ऑफिस ब्रांच में जाकर जो भी आपकी समस्याएं, वो समस्याओं को देख सकते हैं, या जो भी बैंकिंग से रिलेटेड जो भी चीज लेना चाहें वो ले सकते हैं, ठीक है, तो हर ब्रांच में आपको ये फैसिलिटी मिल जाती है। द पोस्ट ऑफिस इज बिकमिंग ए बैंक अंडर द नेम इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, तो इसको क्या कहा जाता है? इसका जो नया नाम निकल कर आया है वो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक स्टार्टेड ऑन सितंबर 1 और 2018 एंड ऑफर बेसिक बैंकिंग सर्विसेज लाइक, तो इसने क्या किया, ये स्टेबल जो हुआ था सितंबर 1 2018 में हुआ था, और इसने क्या किया था, जो भी बेसिक बैंकिंग सर्विसेज है वो देनी स्टार्ट करी थी, जिसमें आपका डिजिटल पेमेंट हो गया, मनी ट्रांसफर हो गया, मोबाइल बैंकिंग हो गई, डोर स्टेप बैंकिंग रूरल एरिया हो गया, तो ये सारे काम करने किसने शुरू कर दिए हैं? जो आपका आईपीबीबी है, ठीक है, यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, तो ये सारे काम आपको यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में भी देखने को मिलते हैं। What do you mean by financial planning? Objective and importance of financial planning. तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है और इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, तो समझते हैं इसको। सबसे पहले समझते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है। फाइनेंशियल प्लानिंग is the process of assessing the capital a business need and declining how to raise, invest and manage it, achieve financial goal efficiently, ठीक है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब ये होता है कि भाई आपको क्या करना है, अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, या अपने पैसे को कैसे इंक्रीज करना है, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, ताकि आपको जो भविष्य में है ज़्यादा रिटर्न मिल सके, ठीक है, और आपके जो भी फाइनेंशियल गोल्स हैं वो पूरे हो सके, तो इसलिए आप क्या करते हैं? फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। गोल्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, तो इसके गोल क्या होते हैं? एस्टिमेट रिक्वायर्ड कैपिटल, भाई ताकि आपकी जो एक एस्टिमेट कैपिटल है वो रिक्वायर्ड है वो पूरी हो सके। फॉर ऑपरेशन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, या फ्यूचर नीड्स हो गई, तो इसको करने का काम कौन करती है? फाइनेंशियल प्लानिंग ही करती है। अगर आप अच्छे से प्लानिंग करेंगे तो आपके जो भी ऑपरेशन है, या जो भी इन्वेस्टमेंट है, या जो भी फ्यूचर्स नीड्स है, उनको आप क्या कर सकते हैं? आराम से अचीव कर सकते हैं। डिसाइड कैपिटल स्ट्रक्चर, बैलेंस बिटवीन डेप्ट एंड इक्विटी, कि भाई आपकी जो डेप्ट है और या जो आपकी इक्विटी, यानी जो आपका खर्चा है, जो आपका निवेश है, जो या आप क्या करना सकते हैं, अपने पैसे की वैल्यू को जो बढ़ाना चाहते हैं, तो उनमें बैलेंस करके चलते, ताकि भाई आपके पास उधार भी ज़्यादा ना हो और निवेश भी जो ऐसा हो ताकि आपको कोई समस्या ना आए। सेट फाइनेंशियल पॉलिसीज फॉर बोरोइंग, लैंडिंग एंड कैश यूज, कि भाई आपको किस तरह से जो खर्चा करना है, या किस तरह से आपको जो पॉलिसी बनानी है, ताकि आपका उधार जो है, या लेनदारी जो है, या देनदारी जो है, या आपके पास जो कैश है, उसको कैसे आप मैनेज करें। मैक्सिमाइज रिसोर्स यूज, इंश्योर इफेक्टिव एंड अफोर्डेबल यूज ऑफ द लिमिटेड फंड्स, यानी आप जो भी आपके पास लिमिटेड फंड है, कैसे आप उसका मैक्सिमम यूज कर सकें। तो ये सब आप कहाँ से सीखते हैं? ये सब सीखते हैं आप फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आप करके रखेंगे तो, यानी आप पहले से हर चीज के लिए तैयार रहेंगे तो ही आप जो है अच्छे से अपने जो भी गोल्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, इंपॉर्टेंस क्या है? इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसरी फंड, भाई ताकि आपकी जो भी जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए जो भी नेसेसरी फंड है आप उसको क्या कर सकें? इंश्योर कर सकें। मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंस, आप इनकम और जो भी आपका एक्सपेंस है उनके बीच क्या कर सकें? एक बैलेंस बना के रख सकें, ऐसा ना हो कि आप खर्चा ज़्यादा कर दें। बिल्ड इन्वेस्टर
कॉन्फिडेंस अपना यानी इन्वेस्टिंग का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है आपका। सपोर्ट बिजनेस ग्रोथ एंड एक्सपेंस, आप अपने बिजनेस ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, अपने एक्सपेंशन कर सकते हैं उसका। हेल्प मैनेज मार्केट रिस्क, आप मार्केट रिस्क को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं कि भाई कब आपको इन्वेस्टमेंट करना है और कब इन्वेस्टमेंट से निकलना है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं आपको हेल्प करती है फाइनेंशियल प्लानिंग। रिड्यूस अनसर्टेनिटी ऑफ लॉन्ग टर्म्स सस्टेनेबल, तो आपकी जो अनसर्टेनिटी होती है कि भाई भविष्य में हो सकता है कुछ समस्याएं आ जाएं, तो उसके लिए क्या करता है वो आपको पहले से क्या होता है स्टेबल कर देता है, ताकि आपको भविष्य में कोई समस्या ना आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, डिस्क्राइब बजट विद बजट डिफिसिट एंड बजट सरप्लस, कि भाई बजट क्या होता है, बजट डिफिसिट क्या होता है और बजट सरप्लस क्या होता है। ए बजट इज ए प्लान फॉर हाउ मच मनी विल बी स्पेंट ओवर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो बजट क्या होता है भाई, बजट एक प्लान होता है कि भाई आपके पास जो भी मनी है उसको आपको खर्चा करना है एक टाइम पीरियड में, तो किस तरह से उसको हम एक मैनेजमेंट के तहत जो भी हमारे पास पैसा है उसको खर्च करें, ताकि भविष्य में इससे कोई समस्या ना हो सके, ठीक है। यानी हम जो भी बजट बनाएं उस बजट को ऐसे खर्च करें कि हमारे जो पैसे हैं उससे ज़्यादा एक्सपेंस ना हो सके, यानी जितना पैसा है उतने में ही खर्चा किया जाए, उससे ज़्यादा ना हो। तो पहला आता है आपका पर्सनल बजट, ए प्लान फॉर मैनेजिंग एन इंडिविजुअल और हाउस होल्ड इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो इसके अंदर क्या होता है कि इंडिविजुअल कोई व्यक्ति हो गया या कोई एक घर क्षेत्र का कोई एक महिला हो गई या पुरुष हो गया, वो क्या करता है किस तरह से अपने जो भी पैसे होते हैं उसको कैसे मैनेज करता है, इनकम को, अपने जो इनकम होती है और जो उसके खर्चे होते हैं वो किस तरह से उनको क्या करता है मैनेज करता है। हु क्रिएट वन, तो हेल्प कंट्रोल स्पेंडिंग, सेव मनी, अवॉइड डेप्ट। तो ये क्या करता है भाई कि अपने पैसे को अच्छे से मैनेज करके सेव करेगा, ठीक है ना, डेप्ट जो भी है उससे बचने का प्रयास करेगा, और प्रिपेयर फॉर इमरजेंसी, और इमरजेंसीज के लिए भी सेविंग रखेगा, ताकि भाई भविष्य में अगर कोई समस्या आए तो उसे किसी से उधार लेने की जरूरत ना पड़े, वो यहीं से हैंडल कर ले। टेक्निक्स, तो टेक्निक्स होती है कुछ, इसमें आपको देखने को मिलेगा 15-30-20 रूल्स होता है, जिसमें 50% आप क्या करें अपनी जरूरतों पर खर्च करें, 30% अपनी इच्छाओं पर खर्च करें, और 20% आप किस पे खर्च करें, सेविंग पे खर्च करें। 80-20 रूल होता है, पे यूर सेल्फ फर्स्ट, यानी सेव 20% फर्स्ट स्पेंड द रेस्ट। तो पहले क्या करना है आपको 20% पहले सेव कर लेना है, और उसके बाद जो भी आपका पैसा उसको क्या करना है आपको खर्च करना है। पार्टिशियल सेविंग अकाउंट, सेपरेट अकाउंट फॉर स्पेसिफिक गोल। तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, पहले से ही आप गोल बना ले आपको कहाँ कहाँ खर्च करना है, तो सबके लिए एक सेपरेट अकाउंट बना दें और वहीं वहीं से वो चीज का खर्चा करें। एनवलप मेथड, यूज कैश फॉर कैटेगराइज टू अवॉइड ओवर स्पेंडिंग। तो आप पहले से ही भाई ये तय कर लें कहाँ कहाँ पैसा खर्च करना है, तो उसके लिए आप एक एनवॉल्व कह सकते हैं, पैसे को अलग अलग जगह पे रख दें कि भाई इतना पैसा यहाँ खर्च करना है, इतना पैसा यहाँ खर्च करना है, ताकि आपको पता रहे कि भाई जितना पैसा आपके पास है, जितना कैश है, उसी हिसाब से आप खर्च करें, ठीक है, उससे ज़्यादा ना करें, क्योंकि जितना आपके पास कैश रहेगा आप उतना ही खर्च करेंगे, उससे ज़्यादा खर्च कर नहीं पाएंगे, तो इसीलिए इसे कहा जाता है एनवलप मेथड। जीरो बेस्ड बजटिंग, एवरी डॉलर इज असाइंड ए पर्पस, इनकम माइनस एक्सपेंशन जब आपका जीरो हो जाए, यानी हर पैसे का आपको अच्छे से यूज करना है कि जितनी आपकी इनकम है और जितनी आपकी एक्सपेंशन है, अगर उसमें से माइनस किया जाए तो जीरो आ जाए, नेगेटिव ना जाए, क्योंकि नेगेटिव जाएगी तो आपको समस्याएं आएंगी। तो इसे क्या कहा जाता है, जीरो बेस्ड बजटिंग, यानी जितना पैसा उतना खर्चा। फैमिली बजट क्या होता है, ए शेयर्ड प्लान फॉर इनकम एंड एक्सपेंस ऑफ ए हाउस होल्ड इन्वॉल्विंग ऑल मेंबर। तो घर के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं सबको मिलाकर एक बजट बनाया जाता है, और सबका जो भी इनकम होती है और जो भी एक्सपेंसेस को जोड़ा जाता है, और उसके बाद जो है वो खर्चा किया जाता है। स्टेप्स क्या होते हैं, लिस्ट इनकम, इंक्लूड ऑल सोर्सेज, यूज कंजर्वेटिव एस्टिमेट, जितने भी आपके खर्चे हैं सब लोगों के उनको क्या किया जाता है पहले इंक्लूड कर लिया जाता है। फिर उसके बाद लिस्ट एक्सपेंस, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, तो उसके बाद जितना भी आपका खर्चा है जो फिक्स है या वेरिएबल, जैसे हाउसिंग जो आपका खर्चा होता है, ग्रोसरीज का जो होता है वो आपका वेरिएबल कॉस्ट होता है, इनको पहले से क्या कर लिया जाता है, देख लिया जाता है भाई कहाँ कहाँ खर्चा होगा, इनकी लिस्ट बनाई जाएगी। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम एक्सपेंस, तो एम फॉर जीरो बेस्ड बजटिंग, एवरी रुपी हैज यूज, तो और इसका एम क्या रहता है भाई कि इसमें क्या हो, आपका एम जो हो वो जीरो बेस्ड बजटिंग हो, यानी जितनी आपका इनकम है उतना एक्सपेंस उतना माइनस करे तो वो जीरो आए, तो इस तरह से इसको बनाया जाता है। बेनिफिट क्या है, बेटर कंट्रोल, शेयर्ड फाइनेंशियल गोल्स एंड ओपन कम्युनिकेशन। तो इसका फायदा ये होता है भाई आप अपने फाइनेंशियल गोल्स हैं जो वो अचीव कर सकते हैं, और आप ओपन कम्युनिकेशन कर सकते हैं भाई कहाँ पर खर्चा हो रहा है, कहाँ पे कंट्रोल करने की जरूरत है। तो ये सारी चीज आप पहले से क्या कर लेते हैं, तय कर लेते हैं अगर आप एक फैमिली बजट बना रहे हैं, ठीक है, ताकि किसी भी फैमिली मेंबर को बाद में दिक्कत ना आए। बिजनेस बजट क्या होता है, ए प्लान फॉर मैनेजिंग ए कंपनीज इनकम, कॉस्ट एंड प्रॉफिट। तो भाई एक
कंपनी जो है वो मैनेज करती है कि भाई कितनी उसकी इनकम हुई है, कितनी उसकी कॉस्ट आई थी, कितना उसका प्रॉफिट आया था। तो ये सब चीज जो होती है मैनेज करनी होती है बिजनेस प्लान के अंदर, बजट के अंदर। इंपॉर्टेंस क्या होती है, इंश्योर ऑपरेशनल सस्टेनेबिलिटी, सपोर्ट ग्रोथ, प्रिवेंट ओवर स्पेंडिंग। तो मेन मकसद ये होता है भाई कि भाई जो सस्टेनेबिलिटी है वो बनी रहे, सपोर्ट रहे और ग्रोथ होता रहे, और अगर ओवर स्पेंडिंग हो रही है तो उसको क्या करना है, कम करना है। तो ये मेन मकसद होता है किसका, जो बिजनेस बजट होता है उसका। टिप्स क्या है, चेक इंडस्ट्रीज नॉट अंडरस्टैंड टिपिकल कॉस्ट। भाई हमें समझना चाहिए कि कहाँ कहाँ कॉस्ट पर, किस किस कॉस्ट पर खर्च करना है, उसके अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए और हिसाब से करना चाहिए। प्रोजेक्ट इनकम एंड कॉस्ट, हमेशा ध्यान रखना भैया कि इनकम कितनी है हमारी और उसी हिसाब से हमें क्या करना है, कॉस्ट रखनी है उस चीज की, ताकि अचीव किया जा सके। अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी, अकाउंट फॉर अनसर्टेनिटी, हमें पहले से क्या करना पड़ेगा इसके अंदर कि भाई हो सकता है कि समस्या आ जाए, तो उसके लिए हमें पहले से क्या होना होगा, तैयार रहना पड़ेगा अनसर्टेनिटी के लिए। उसके लिए अलग से अकाउंट में उसका प्रोविजन करना पड़ेगा भाई, अगर समस्या है तो वहां से हम उसको खर्चा कर सकें। कट एक्सपेंसेस, रिड्यूस और डिले स्पेंडिंग व्हेन नीडेड, यानी जब खर्चे की जरूरत नहीं है तब क्या करना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए। रिव्यू फ्रिक्वेंटली, मंथली रिव्यू रिकमेंडेड, यानी हर महीने बैठकर रिव्यू करना चाहिए भाई कि कहाँ पे कमियां हैं, कहाँ पे समस्याएं हैं, कहाँ पे खर्चा ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पे खर्चा कम करने की जरूरत है, ठीक है, कहाँ पे खर्चा बढ़ाने की जरूरत है, कौन से नए सुधार करने की जरूरत है, इसका रिव्यू होना जरूरी है। शॉप फॉर सप्लाईज, फाइंड बेटर डील्स रेगुलरली, और हमेशा क्या देखना चाहिए, अच्छी डील देखनी चाहिए कि जहाँ पे आपको अच्छी डील मिल रही हो और जहाँ से आपको क्या है कम कीमत पर अच्छा फायदा मिल रहा हो। तो ये सप्लाईज का आपको हमेशा एक बिजनेस मैन के तौर पर ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ जरूरी टिप्स हैं अगर आप बजट बना रहे हैं तो। नेशनल बजट क्या होता है, एक गवर्नमेंट एनुअल फाइनेंशियल प्लान आउटलाइन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो किसी भी देश की जो सरकार होती है, एक साल के अंदर कितना उसके पास पैसा आएगा, कितना पैसा कहाँ पर खर्च किया जाएगा, ये सारी चीजें जो है पहले से जो गवर्नमेंट होती है वो एक रिपोर्ट के थ्रू पेश करती है, जिसे क्या कहा जाता है, बजट कहा जाता है। प्रोसेस क्या होता है, तो इसका एक सर्कुलर ऑफ मिनिस्ट्रीज होती है। तो इसमें एक मिनिस्ट्री होती है आस्किंग फॉर एस्टिमेट, तो ये सब मिलकर क्या करते हैं भाई, एस्टिमेट लगाते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ पर खर्चा होगा। रिव्यू और कंसल्टेशन अमॉन्ग डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्री, तो जो भी हमारे डिपार्टमेंट्स के लोग होते हैं और जो भी मिनिस्ट्रीज वगैरह होती है वो मिलकर क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं कि भाई कहाँ पे क्या काम करना है। फंड डिस्ट्रीब्यूशन, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, देखते हैं भाई रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, कहाँ पर फंड खर्चा होगा। तो ये सारे चीज जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पहले से क्या किया जाता है, विचार किया जाता है, ठीक है ना। प्री बजट कॉन्फ्रेंस, उसके बाद क्या होता है, स्टेक होल्डर डिस्कशन करी जाती है सभी लोगों को मिलाकर भाई कि कहाँ बजट कैसा बनाएगा, किन किन चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा, कहाँ पे ज़्यादा खर्चा करने की जरूरत है, कहाँ पे खर्चा कम करने की जरूरत है, कहाँ पे टैक्स लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। हलवा सेरेमनी एंड डॉक्यूमेंट फाइनलाइजेशन, ट्रेडिशनल स्टार्ट ऑफ बजट प्रिपरेशन। तो हमारे यहाँ एक रस्म रही है भारत के अंदर कि भाई जब भी बजट बनता है तो जब बजट तैयार हो जाता है तो उसको प्रस्तुत करने से पहले एक हलवा सेरेमनी करी जाती है। तो जिन लोगों ने भी बजट बनाया होता है वो लोग सारे मिलकर एक पहले से क्या होते हैं, सबको हलवा खिलाया जाता है और वहां पर फिर डॉक्यूमेंट को फाइनलाइज करके फिर कहाँ भेजा जाता है, पार्लियामेंट में भेजा जाता है। तो प्रेजेंट इन पार्लियामेंट, प्रेजेंट बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑन Feb 1, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या होता है, फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, हमारे जो पार्लियामेंट होती है वहां पर ये पेश करते हैं। तो हमारे यहाँ 1 फरवरी को हमेशा जो है बजट पेश किया जाता है। तो भाई बजट जो होता है, बजट में डिफिसिट भी होता है, यानी बजट में घाटे भी होते हैं, कमियां भी रह जाती हैं। हैपेंस व्हेन स्पेंडिंग इज मोर देन इनकम, तो ये कब होता है कि भाई जितना आपकी इनकम नहीं थी उससे ज्यादा आपने क्या कर दिया, खर्चा कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, बजट डिफिसिट हो गया, जितना आपके पास पैसा नहीं था उससे ज्यादा आपने खर्च किया। तो कॉमन फॉर गवर्नमेंट लीड्स टू नेशनल डेट, तो इससे क्या होता है, जो गवर्नमेंट क्या होता है, कर्ज लेना पड़ता है, उनको उधार लेना पड़ता है और उससे उनके ऊपर क्या बढ़ता है, कर्ज बढ़ जाता है। कॉसिस टू मच स्पेंडिंग ऑन डिफेंस और सब्सिडीज, तो सबसे ज्यादा खर्चा किन पे होता है भाई, डिफेंस पे खर्चा ज्यादा हो जाता है, या गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है लोगों को। देश में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जहाँ पर गवर्नमेंट को फ्री देनी पड़ती है, या बहुत सारी बेसिक नीड्स होती है जो लोगों की पूरी नहीं होती वो देनी पड़ती है। तो खर्चा क्या होता है, कई बार ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए भी जो होता है बजट डिफिसिट होता है। लोअर टैक्स इनकम ड्यू टू टैक्स कट और स्लो इकोनॉमी, कई बार गवर्नमेंट क्या करती है भाई, जब इकोनॉमी हमारी कमजोर पड़ती है तो गवर्नमेंट को टैक्स घटाना पड़ता है, तो इसलिए गवर्नमेंट की जो इनकम होती है वो कम हो जाती है। तो उस वजह से भी क्या होता है भाई, हमारी जो बजट होता है वो डिफिसिट में जाता है। पुअर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, अगर हम परफॉर्मेंस, अगर हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है तो उससे भी क्या होगा भाई, हमारे देश के अंदर जो होगा बजट जो होगा वो डिफिसिट होगा। इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं, इन्फ्लेशन होगी भाई, महंगाई बढ़ जाएगी। मोर बोरोइंग एंड हायर इंटरेस्ट, तो भाई जितना हम
कर्जा लेंगे उतना हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट बाहर देना पड़ेगा दूसरे देशों को। लेस मनी फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट, तो भविष्य के लिए जो भी हमें काम करने हैं तो उसके लिए हमारे पास पैसे की क्या होगी, कमी हो जाएगी। रिस्क ऑफ रिसेशन, मंदी का दौर शुरू हो जाएगा, यानी देश के अंदर जो होगा वो मंदी आ जाएगी, लोगों के पास काम धंधे नहीं रहेंगे, रोजगार की क्षमता जो होगी वो घट जाएगी। सॉल्यूशन क्या है इसका, सॉल्यूशन है रिड्यूस स्पेंडिंग, भाई खर्चे को कम करो, राइज टैक्सेस, खर्चों करों को बढ़ा दो, ठीक है, और अदर इनकम सोर्स ढूंढे सरकार। बोरो वाइसली, यानी जो भी उधार लिया जा रहा है वो जो है सोच समझ कर लिया जाए। एग्जाम्पल अगर देखें बजट डिफिसिट का, तो जैसे शीला है, बिजनेस करती है, 2,50,000 जो है उसने क्या किया है, बिजनेस पे अर्न किया है, बट उसने स्पेंड यानी खर्चा 5 लाख का किया था, तो डिफिसिट कितना हुआ, 2,50,000 का, यानी जितना उसने कमाया नहीं उससे ज़्यादा उसने क्या कर दिया, खर्चा कर दिया, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाएगा, बजट डिफिसिट कहा जाता है। बजट सरप्लस क्या होता है, तो बजट सरप्लस व्हेन ए इंडिविजुअल बिजनेस, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है या कोई बिजनेस है या कोई गवर्नमेंट है, स्पेंड लेस देन व्हाट दे अर्न, अगर वो क्या करती है भाई कि जितना उसने कमाया था उससे कम खर्चा किया ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड, इट इज कॉल्ड बजट सरप्लस, तो उसे क्या कहा जाएगा, बजट सरप्लस, यानी उसने अंदाजा लगाया था भाई इतना कमाएंगे और इतना खर्चा करेंगे, लेकिन उसने कमाया ज्यादा खर्चा कम किया, तो उसे क्या कहा जाएगा, बजट सरप्लस। दिस एक्सेस अमाउंट इंडिकेट गुड फाइनेंशियल हेल्थ, तो ये क्या दिखाएगा भाई, एक अच्छी फाइनेंशियल हेल्थ है, क्योंकि उसके पास पैसा है जिसको वो कहीं खर्चा कर सकता है, अच्छे काम कर सकता है उससे, बिकॉज इट मीन्स दे आर लिविंग विद देयर मीन्स एंड नॉट रिलाइंग ऑन बोरोइंग टू कवर एक्सपेंस, यानी इसका मतलब ये है कि भाई कि उसके जो भी खर्चे हैं वो आराम से पूरे कर लेगा, उसे किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, ये हेल्दी होता है। हाउ ए बजट सरप्लस कैन बी यूज, कैसे यूज किया जाता है, सेव किया जाता है इसे, डिपॉजिटेड इनटू ए सेविंग अकाउंट और इमरजेंसी फंड टू कवर फ्यूचर नीड, तो इसको क्या किया जाएगा भाई, सेव किया जाएगा, इमरजेंसी फंड के रूप में यूज किया जा सकता है, फ्यूचर में अगर जरूरत पड़ती है तो इन्वेस्ट किया जा सकता है, यूज दिस मनी टू ग्रो वेल्थ थ्रू इन्वेस्टमेंट लाइक स्टॉक, रियल एस्टेट और अदर वेंचर, यानी जहां पे भी आपको लगे भाई पैसा इन्वेस्ट करके आपको ज्यादा फायदा हो सकता है तो आप कर सकते हैं। रीपेड डेब्ट, रिड्यूस और एलिमिनेट लोन्स, यानी आपका जो भी अगर आपका पैसा बच गया है तो आपका जो भी आपके पास रिड्यू रह गए हैं, यानी जो भी आपका बाकी रह गया है या जो भी आपके लोन्स रह गए हैं, जो भी आपका क्रेडिट रह गया है, बैलेंस रह गया है, ठीक है ना, तो उन सबको क्या कर सकते हैं आप, पे कर सकते हैं। विच लोअर इंटरेस्ट पेमेंट एंड इंप्रूव लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेटस, तो इससे क्या होगा, आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस होता है वो भी क्या होता है, सुधर जाता है, लंबे समय के लिए आप क्या कर सकते हैं, स्टेबल रह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें जो है आपको क्या करती हैं, फायदा करती हैं अगर आपका सरप्लस बजट है तो। व्हाट इज बेनिफिट, तो ए सरप्लस कंट्रीब्यूट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्या मिलेगी भाई, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है आपको, प्रिपेयर एंडेंस फॉर द अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस फॉर फ्यूचर गोल, ठीक है। तो आपको ये रहता है कि भाई कि अगर आपको कुछ खर्चा करना है या अनएक्सपेक्टेड कोई खर्चा अगर आपके ऊपर फ्यूचर में आ जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, आराम से उसको बोरो कर सकते हैं। इट रिफेक्ट रिस्पॉन्सिबली मनी मैनेजमेंट एंड सॉलिड फाइनेंशियल प्लानिंग, तो आप क्या कर सकते हैं, एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है, एक देश के रूप में, व्यक्ति के रूप में या कंपनी के रूप में, अगर आपके पास क्या है, बजट सरप्लस है तो, ठीक है। चलिए, 3 टाइप्स ऑफ बजट डिफिसिट, तो 3 तरह से बजट डिफिसिट आपको देखने को मिलेगा। पहला आता है आपका फिजिकल डिफिसिट, ये क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर में से अगर हम टोटल रिसिप्ट माइनस कर देते हैं, यानी कि जितना हमारा खर्चा था, टोटल एक्सपेंडिचर था, वो टोटल रिसिप्ट से जब हमने माइनस किया, यानी जितनी हमारी इनकम थी, ठीक है ना, उससे ज़्यादा अगर हमारा एक्सपेंडिचर है, तो इनकम में से जब हम एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, हमारा बजट डिफिसिट कहा जाता है, ठीक है, फिजिकल डिफिसिट कहा जाता है कि भाई जितना हमारा एक्सपेंडिचर था और जितनी हमारी रिसिप्ट थी हमने माइनस किया, तो हमें क्या पता लगा कि भाई कि हमने खर्चा ज़्यादा कर दिया, ठीक है ना, तो इसमें एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, तो बोरोइंग को एक्सक्लूड किया जाता है। कॉन्सिक्वेंस डेब्ट ट्रैप होगा, अगर आपके क्या है भाई फिजिकल डिफिसिट हो रहा है तो डेब्ट ट्रैप, क्योंकि आपको क्या लेना पड़ेगा, बोरोइंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पिछले बकाया भी बाकी हैं, ठीक है ना, और बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इससे क्या होगा, आपको डेब्ट ट्रैप, आप डेब्ट ट्रैप में पड़ेंगे, क्योंकि आपको हो सकता है कर्जा चुकाने के लिए कर्जा लेना पड़ जाए, तो ये भी समस्या होती है। इन्फ्लेशन, आरबीआई प्रिंट मोर मनी, आरबीआई को क्या करना पड़ेगा भाई, ज्यादा पैसे छापने पड़ेंगे ताकि क्या हो सके, बैलेंस किया जा सके, और इससे क्या होगा, हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसमें क्या होगी, कमी आएगी। फॉरेन डिपेंडेंस, हम विदेशों पर हमें ज़्यादा डिपेंड रहना पड़ेगा। स्लो फ्यूचर ग्रोथ, हो सकता है भविष्य में जो हमारी ग्रोथ है वो क्या हो जाए, बहुत ही कम हो जाए। सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, तो क्या करेंगे भाई, अगर हमारे पास जो हो गया फिजिकल डिफिसिट हो गया तो क्या करना पड़ता है, यही होता है भाई, बोरोइंग, इंटरनल या एक्सटर्नल, यानी देश के अंदर या देश के बाहर से क्या लो, कर्जा लो। डिफिसिट फाइनेंसिंग, आरबीआई क्रिएट मनी, या तो आरबीआई क्या करे भाई, पैसा छापे,
और उससे क्या करें, इसको समस्या को खत्म करें। तो ये सारी समस्याएं आ जाती हैं जब हमारा फिजिकल डिफिसिट होता है। तो दूसरा आता है रेवेन्यू डिफिसिट। इसमें क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है रेवेन्यू रिसिप्ट से, यानी रेवेन्यू से हमें जो खर्चा, जो हमारे पास रेवेन्यू आता है उस रेवेन्यू का खर्चा रेवेन्यू किया जाता है बहुत सारी जगहों पर, जैसे डिफेंस वगैरह में खर्चा किया जाता है, सैलरी वगैरह पे खर्चा किया जाता है, बहुत सारे खर्चे होते हैं जो रेवेन्यू से खर्चा किया जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है भाई, उतना रेवेन्यू नहीं आ पाता जितना हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, रेवेन्यू डिफिसिट कहा जाता है। ठीक है ना। रिकरिंग एक्सपेंस नॉट कवर्ड बाय रेगुलर इनकम। ठीक है, यानी जब हमारी क्या होती है, जितनी इनकम नहीं होती उससे ज्यादा हमने क्या कर दिया होता है, खर्चा कर दिया होता है, तो इसे क्या कहा जाता है, रेवेन्यू डिफिसिट कहा जाता है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इनडायरेक्ट अनसस्टेबल फाइनेंशियल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई। तो इंडिकेट क्या करता है कि हमारी जो फाइनेंशियल प्रैक्टिस है वो अच्छी नहीं है, स्टेबल नहीं है। रिड्यूस कैपिटल फॉर डेवलपमेंट, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, जो हमारे डेवलपमेंट के काम है उनको क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। इंक्रीज पब्लिक डेप्ट, हमारे यहाँ क्या होगा, जो पब्लिक डेप्ट है, कर्जा जो है वो क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। सोल्यूशन क्या है, इंक्रीज टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, तो क्या करना पड़ेगा भाई, हमें जो टैक्स रेवेन्यू होते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू होते हैं, उनको बढ़ाना पड़ सकता है। कट अननेसेसरी एक्सपेंस, जो हमारे अननेसेसरी एक्सपेंस उसको रोक दिया जाएगा। डिस इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ सकता है। सेलिंग गवर्नमेंट एसेट, तो बहुत सारे जो गवर्नमेंट के एसेट है वो क्या करने हो सकते हैं, बेचने पड़ जाए। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया था एक बारी, जो LIC के आपने देखा होगा ना, हिस्सेदारी बेच दी थी, तो उसे क्या कहा जाता है, डिस इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह से गवर्नमेंट क्या करती है, पैसे के लिए डिस इन्वेस्टमेंट का काम भी करती है, तो जो भी सरकारी चीज होती है उसको बेचती है। प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है, ये होता है जो हमारी फिजिकल डिफिसिट है, अगर हम उसमें से इंटरेस्ट और पेमेंट निकाल दें तो ये पहले से ही आपको देखने को मिल जाएगा भाई, ये प्राइमरी जो हमारा डिफिसिट होता है। तो सो बोरोइंग एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ द पास्ट डेबिट, तो ये हमें क्या दिखाता है कि जो हमारे बोरोइंग है, ठीक है ना, वो जो इंटरेस्ट है वो पास्ट डेबिट पे कितना है, वो सारी चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, यानी अगर हम जो भी हमारा फिजिकल डिफिसिट हुआ था, यानी जो टोटल हमारा एक्सपेंडिचर था उसमें से हम जो इंटरेस्ट हमने पेमेंट किया था वो निकाल दे, तो वो हमारा क्या होता है, प्राइमरी डिफिसिट होता है। ठीक है, चलिए सिग्निफिकेंस क्या है, मेजर एक्चुअल शॉर्टफॉल बिफोर इंटरेस्ट, उसमें पता लग जाता है भाई इंटरेस्ट देने के बाद हमारे यहाँ कितना शॉर्टफॉल है। लो और जीरो प्राइमरी डिफिसिट इंक्लूड बेटर फिस्कल कंट्रोल। ठीक है, अगर हमारे यहाँ जो है कम और जीरो अगर डिफिसिट है, जो प्राइमरी डिफिसिट है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि भाई जो हमारी जो फिजिकल कंट्रोल है वो बेटर है। ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, बहुत कम हो या जीरो के आसपास होना चाहिए। बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, अब समझते हैं भाई बैंकिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं। तो कोर फंक्शन क्या होता है, देखिए बैंक कलेक्ट डिपॉजिट एंड प्रोवाइड लोन्स, दे अर्न बाय चार्जिंग हायर इंटरेस्ट ऑन लोन दैट व्हाट दे पे ऑन डिपॉजिट। तो भाई क्या होता है, कोर फंक्शन ये होता है बैंकिंग का कि आप लोग क्या करते हैं, बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट कराते हैं। ठीक है, और उस पर आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। और दूसरा काम बैंक क्या करते हैं भाई, उसी पैसे को क्या करते हैं, दूसरे को लोन देते हैं और उनसे क्या करते हैं, ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो यही काम है बैंक का। तो ये कोर फंक्शन बैंक का ये होता है भाई, पैसा डिपॉजिट करना और लोन देना। की सर्विस ऑफर बाय बैंक, तो और कौन कौन सी सर्विसेज दी जाती हैं इन सब चीजों के अंदर, पहला लोन और एडवांस दिया जाता है। प्रोवाइड टू इंडिविजुअल बिजनेस एंड कंपनीज, तो भाई क्या करते हैं, ये लोन देते हैं किसको, इंडिविजुअल को, व्यक्ति को देते हैं, किसी बिजनेसमैन को देते हैं या कंपनीज को देते हैं। मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है, ये बैंक का मेन इनकम है। लोन जो होता है किसी भी बैंक का जो होता है मेन इनकम ऑफ सोर्स होता है। ठीक है, तो यहां से क्या करते हैं, पैसा लेते हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफर्ड विद ए करंट अकाउंट, जो भी करंट अकाउंट खुलवाते हैं उसमें क्या होता है, आपको एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। लेट कस्टमर विड्रॉ मोर देन देयर बैलेंस, यानी जितना उसमें क्या होता है भाई, जितना आपकी लिमिट होती है, मान लीजिए आपके पास बैंक में 1 लाख रुपए है, ठीक है, और आपको जरूरत 2 लाख की है, तो बैंक आपको 2 लाख रुपए दे देगा। ठीक है, लेकिन उसके बदले जो माइनस में लिमिट जाएगी उस पर आपसे क्या करेगा, इंटरेस्ट वसूलेगा। लेकिन इसे क्या कहते हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ठीक है, तो इसकी भी एक लिमिट होती है। लीड्स टू ए नेगेटिव बैलेंस, तो नेगेटिव बैलेंस चला जाएगा और उसके बदले में वो बैंक क्या होंगे, आपसे चार्जेस लेंगे। बिल डिस्काउंटिंग क्या होता है, अलाउ बिजनेस टू गेट ए अर्ली पेमेंट ऑन बिल बिफोर द ड्यू डेट। ठीक है, हेल्प विद शॉर्ट टर्म फंडिंग नीड्स, मान लीजिए भाई आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको पैसे की जरूरत है, ठीक है, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, तो आप बैंक के पास जाएंगे और उनको क्या दिखाएंगे, एक पेमेंट दिखाएंगे कि भाई ये पेमेंट जो हमें कुछ दिन में मिलने वाली है। तो उन बिल्स को बैंक देखेगा भाई कि वाकई में ऐसा है कि नहीं है, अगर वो सही होगा तो बैंक क्या करेगा, आपको पैसे दे देगा। जैसे मान लीजिए आपको 1 महीने शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की जरूरत है, 1 महीने के लिए, तो बैंक क्या होगा, उस पेमेंट के को देख के जांच कर और आपको क्या कर देगा, पैसे दे देगा, और उस पर आपसे क्या लेगा, वो इंटरेस्ट लेगा। तो इससे क्या होता है भाई कि आपके जब पैसे आ जाएंगे तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, बैंक को लौटा सकते हैं। और बैंक को फायदा क्या होगा, उससे बैंक को एक अच्छी खासी वो पैसा इंटरेस्ट मिल जाता है उनको। ठीक है ना, वो ब्याज ले लेते हैं आपसे। इनहेंसिंग चेक्स कैन बी इनहेंस एट एनी ब्रांच अंडर कोर बैंकिंग सॉल्यूशन।
यानी आपके पास अगर चेक है तो आप कहीं भी बैंक में जाकर उसको कैश करवा सकते हैं। मल्टी सिटी चेक बुक्स इनेबल विड्रॉ फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन, तो आप अलग अलग लोकेशन से आप चेक के थ्रू अपने पैसे को क्या करवा सकते हैं, कैश करवा सकते हैं। ये बैंक फैसिलिटी देती है आपको। कलेक्टिंग एंड पेइंग क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, बैंक कलेक्ट बिल, प्रोमिसरी नोट्स एंड सिमिलर डॉक्यूमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। तो बैंक क्या होता है भाई, जो भी आपके बिल्स हैं या जो भी आपके नोट्स हैं, जो भी प्रोमिसरी नोट्स होते हैं या जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन सबको क्या करता है आपके बिहाफ से कस्टमर जो है वो, कस्टमर के बिहाफ से वो सब कलेक्ट कर सकता है। ठीक है। फॉरेन करेंसी एक्सचेंज, कन्वर्ट फॉरेन करेंसी टू इंडियन रुपीज एंड वाइस वर्सा। तो ऐसे क्या कर सकते हैं भाई कि जो इंडियन रुपीज को आप डॉलर में कन्वर्ट करवा सकते हैं, ठीक है, या बाहर से डॉलर कोई लेकर आता है तो उसको इंडियन रुपी में कन्वर्ट करवाया जा सकता है इन बैंकों से। यूजफुल फॉर ट्रैवल एंड इंपोर्ट टैक्स और एक्सपोर्ट टैक्स। तो आप भाई अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिजनेस में भी ये आपकी क्या करते हैं, मदद करते हैं। फाइनेंशियल कंसल्टेंसी इनिशियली फॉर हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, नाउ अवेलेबल टू ऑल। ठीक है, पहले क्या होता था भाई, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी देते थे, यानी जो बैंक होते थे वो सबको बताते थे भाई आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो पहले ये जो ज्यादातर इंडिविजुअल के लिए होती थी, जिनके पास हाई वर्थ होती थी, जिनके पास ज्यादा इनकम होती थी। लेकिन कवर इन्वेस्टमेंट एडवाइस, टैक्स प्लानिंग, स्टॉक मार्केट एंड मोर। जैसे कि एडवाइस करते थे भाई आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, टैक्स प्लानिंग क्या होनी चाहिए, आपकी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या कहाँ करना चाहिए। तो ये सारी एडवाइस जो होते थे, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी का काम बैंक करते थे। पहले क्या करते थे, ये बड़े यानी जिनके पास ज्यादा पैसा होता था उनके लिए होता था। ठीक है, लेकिन आजकल ये जो है आपको सभी देखने को मिल जाता है, क्योंकि एक छोटा छोटी इनकम वाला व्यक्ति जो है वो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो ये क्या करते हैं, सबको फाइनेंशियल कंसल्टेंसी देते हैं। यूटिलिटी बिल पेमेंट, तो फैसिलिटीज पेमेंट फॉर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, फोन बिल्स एंड इवन टैक्सेस। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे भाई, ये आपको यूटिलिटी देते हैं कि आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, जो भी आपके बिल वगैरह हैं वो पे कर सकते हैं। हर बैंक की फैसिलिटी देता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं, तो देखिए सबसे पहला आपका आता है सेविंग बैंक अकाउंट। ये क्या होता है, इंडिविजुअल विद लिमिटेड इनकम, कोई भी जिसकी एक लिमिटेड इनकम हो वो इसको खुलवा सकता है और यहाँ पर अपने पैसे को क्या कर सकता है, सेव कर सकता है। फीचर क्या होते हैं, अर्न क्वार्टरली इंटरेस्ट वेरियस बाय बैंक एंड आरबीआई रूल। तो भाई इंटरेस्ट क्वार्टरली इंटरेस्ट मिल सकता है बैंक या जो भी आरबीआई ने रूल बना रखे हैं उसके आधार पर। रिक्वायर मिनिमम बैलेंस, तो भाई इसमें क्या होता है, आपको एक रिक्वायर मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है जो भी आपका बैंक है। फंड एसेसिबल एनी टाइम, एटीएम, ऑनलाइन ब्रांच, यानी आप पैसा कहीं से भी निकाल सकते हैं एटीएम से, ऑनलाइन या ब्रांच जब आपको जरूरत है। फॉरेनर्स कैन ओपन ओनली इन जॉइंट कैपेसिटी विद एन इंडियन। तो फॉरेनर भी हमारे यहाँ बैंक खुलवा सकते हैं, लेकिन उनको क्या करना पड़ेगा भाई, किसी के साथ जॉइंट कैपेसिटी लेनी पड़ेगी। केवाईसी कंप्लीशन इज मैंडेटरी, आपको केवाईसी यानी अपने डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, जो भी पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी चीज होती है वो सब चीज दे के ही उसके बाद ही क्या होता है, ये आपका बैंक अकाउंट खुलता है। ठीक है। दूसरा आता है आपका टर्म डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट होता है ये। पीपल लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म सेफ इन्वेस्टमेंट, अगर किसी को भाई लंबे समय के लिए अपने पैसे को सेफ रखना है और इन्वेस्टमेंट करना है तो वो फिक्स डिपॉजिट कर सकता है या टर्म डिपॉजिट कर सकता है। इसमें क्या होता है, मनी डिपेंड्स फॉर फिक्स्ड पीरियड 1 month to 3 years और मोर। तो इसमें भाई आपकी मर्जी, आप कितने समय तक अपने पैसे को रखना चाहते हैं, 1 महीना, 3 साल या उससे आगे, तो आप रख सकते हैं। ठीक है। इस पे क्या मिलता है आपको, हायर इंटरेस्ट रेट देन सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट से ज्यादा आपको क्या मिलता है, इस पे इंटरेस्ट रेट मिलता है। नो विड्रॉल अलाउड ड्यूरिंग द टर्म, यानी जब तक टर्म पूरा नहीं होता तब तक आप विड्रॉ नहीं कर सकते। बैंक यूज द फंड फॉर लीडिंग, तो बैंक क्या करता है, इनको उधार देकर इस पे क्या करता है, अच्छा खासा इंटरेस्ट वसूलता है दूसरे लोगों से। करंट अकाउंट क्या होता है, ये बिजनेस, कंपनीज एंड कमर्शियल इंस्टीट्यूशन के लिए खोला जाता है ये करंट अकाउंट जो होता है। इसके फीचर क्या होते हैं, अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन अलाउड, नो लिमिट और विड्रॉ। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, जितने मर्जी बार क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। जो सेविंग अकाउंट होता है उसमें कुछ टाइम, मतलब कुछ लिमिट होती है कि भाई आप 2 बार या 3 बार, जितनी बार चाहें जो बैंक बोलता है उतनी बार ही निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जो आपका करंट अकाउंट है इसमें आप जितनी मर्जी बार चाहें पैसा निकाल सकते हैं या डाल सकते हैं। नो इंटरेस्ट इज पेड ड्यू टू द हाई लिक्विडिटी, क्योंकि हाई लिक्विडिटी है, पैसा रोज आता और जाता रहता है, तो इसलिए इस पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। सर्विसेज इंक्लूड क्या क्या दिया जाता है इसमें, चेकबुक दी जाती है, ऑनलाइन ट्रांसफर, ईएफटी, वायर ट्रांजैक्शन ट्रांसफर, नेट बैंकिंग, ये सारी चीजें दी जाती है। डोर स्टेप बैंकिंग भी आपको मिल जाती है, यानी आप चाहें तो घर पे बुला के और जो भी चीजें वो करवा सकते हैं। थर्ड पार्टीज कैन एक्सेस क्रेडिट वर्थनेस ऑफ द अकाउंट होल्डर। ठीक है, तो थर्ड पार्टीज जो होती है, थर्ड पार्टी अगर जो क्रेडिट वर्थ होता है वो भी क्या होता है, अकाउंट होल्डर वो क्या कर सकता है, इसके अंदर कर सकता है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी कैन एक्सेस होते हैं इसके अंदर, यानी जो आपका बैंक होता है वो क्या करता है भाई, थर्ड पार्टी एक्सेस देता है। अगर आप चाहें तो आपके थ्रू कुछ भी आपको क्रेडिट क्रिएशन करना है तो आप उसके द्वारा कर सकते हैं। ठीक है। रिक्वायरिंग डिपॉजिट अकाउंट आइडल फॉर इंडिविजुअल वांटिंग टू सेव मंथली एंड अर्न इंटरेस्ट। तो
रिकरिंग डिपॉजिट होता है भाई अगर किसी व्यक्ति को चाहिए कि भाई वो मंथली और क्या नाम है सेव करके और इंटरेस्ट अर्न करना चाहता है तो वो इसको कर सकता है। फीचर क्या है, फिक्स्ड मंथली डिपॉजिट फॉर चूजन पीरियड, यानी आप क्या कर सकते हैं भाई जो भी आपका फिक्स्ड मंथली डिपॉजिट है वहां पर कर सकते हैं आप। रिटर्न टू ए लमसम विद इंटरेस्ट एट मैच्योरिटी, या फिर आप लमसम कर सकते हैं एक मैच्योरिटी पीरियड तक, तब आपको उस पर अच्छा इंटरेस्ट मिल जाएगा। क्वार्टरली कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट, तो आपको क्या मिलता है इस पर क्वार्टरली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है। ग्रेट फॉर गोल बेस्ड सेविंग, ठीक है, तो आप अगर एक गोल बेस्ड सेविंग कर रहे हैं जिससे आपको ज्यादा फायदा हो सकता है, ठीक है, तो ये होता है आपका रिक्वायरिंग डिपॉजिट अकाउंट। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाउ डू बैंक फैसिलिटीज इकोनॉमिक ग्रोथ बाय द प्रोवाइडिंग फंडिंग टू इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेटिव अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर, यानी कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ में किस तरह से जो बैंकिंग सेक्टर का जो है वो योगदान होता है। तो बैंक्स प्ले क्रूशियल रोल इन फंडिंग वेरियस सेक्टर फॉर इंडिविजुअल टू लार्ज कॉर्पोरेशन बिलो आर की फाइनेंशियल टूल्स एंड सर्विसेज यूज। तो भाई जो बैंक होते हैं वो बड़े स्केल पर क्या करते हैं, इंडिविजुअल को या किसी बड़ी कंपनी को, कॉर्पोरेशन को क्या करते हैं, फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, सर्विसेज देते हैं, जिससे क्या हो सके उनका डेवलपमेंट हो सके, और जिससे क्या हो सके वो उनमें सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाते हैं जिससे वो क्या कर सके अपना अच्छे से काम कर सकें और अपना डेवलपमेंट कर सकें, या कोई नई चीज़ करनी हो तो उसके लिए फंड वगैरह रेज कर सकें। तो ये सारा काम जो होता है वो बैंकिंग थ्रू ही होता है। तो किस तरह से करते हैं वो, माइक्रो फाइनेंस देके कर सकते हैं। तो स्मॉल बिजनेस एंड इंडिविजुअल विद नो एक्सेस टू ट्रेडिशनल बैंक, यानी जिन लोगों की पहुंच जो भाई बैंकों तक नहीं होती है, स्मॉल बिजनेस वगैरह चाहते हैं तो वो चाहते हैं भाई हमें माइक्रो फाइनेंस मिले, तो इन लोगों को लोन दे दिया जाता है। प्रमोटर सेल्फ डिपेंडेंस, ताकि इसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि भाई कि जिनको लोन दिया जा रहा है वो सेल्फ डिपेंडेंस हो सके। इसमें आपका एक मुद्रा लोन आ जाता है जिसमें 50,000 तक दिया जाता है शिशु को, और किशोर जो होते हैं उस किशोर का जो टाइम पीरियड होता है 50,000 से 5 लाख तक का दिया जाता है। एक तरुण होता है इसके अंदर 5 लाख से 10 लाख, यानी जैसा व्यक्ति होता है उस व्यक्ति के अनुसार उसको लोन दिया जाता है, ठीक है। तो एक छोटा लोन 50,000 का, और मीडियम साइज लोन जो दिया था 50,000 से 5 लाख का, और जो सबसे बड़ा लोन होता है वो 5 लाख से 10 लाख तक का दिया जाता है बिजनेस के लिए। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, इमरजेंसी शॉर्ट टर्म फंड होते हैं ये, ठीक है। इसमें क्या होता है कि विड्रॉ मोर देन अवेलेबल बैलेंस, हमने अभी ये देखा ही था, क्विकर देन लोन विद मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन। तो भाई इसमें क्या होता है, अगर किसी को जल्दी पैसे की जरूरत होती है तो बैंक क्या करता है, ओवरड्राफ्ट, यानी वो क्या करता है उसको क्विक लोन दे देता है, और इसमें कोई जो होता है डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत भी ज़्यादा नहीं होती है, बस क्या होता है भाई तुरंत लोन मिल जाता है, बाद में बैंक जो होते हैं उससे चार्जेस कर लेते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं, एक ऑथोराइज होता है, प्री अप्रूव्ड विद अरेंजमेंट, तो ये पहले से अप्रूव कर दिया जाता है कि भाई अगर तुम चाहो तो इतना नेगेटिव तक कर जा सकते हो। अनऑथराइज होता है, नो प्रियर एग्रीमेंट, इसमें पूरी एग्रीमेंट की जरूरत नहीं होती। इंटरेस्ट लोअर देन लोन्स बट इंक्रीज ऑन डिफॉल्ट, इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट जो होता है वो लोअर होता है, यानी लोन से कम दिया जाता है, लेकिन अगर आपने सही टाइम पे नहीं चुकाया तो इसको बढ़ाया भी जा सकता है। कैश क्रेडिट क्या होता है, वर्किंग कैपिटल नीड्स, तो कैश क्रेडिट जो होता है वो भाई अगर किसी को काम करने के लिए कैश में क्रेडिट की जरूरत है तो वो दिया जाता है। शॉर्ट टर्म होता है, लगभग 12 मंथ तक हो सकता है। रिक्वायर्ड कोलेक्ट्रल की जरूरत होती है, यानी आपको कुछ ना कुछ इस पे बैंक के पास गिरवी रखना पड़ता है। लोअर इंटरेस्ट देन ओवरड्राफ्ट, तो इसमें इंटरेस्ट रेट जो होता है वो थोड़ा कम होता है। प्लेज, बेलमेंट ऑफ गुड्स एंड सिक्योरिटी फॉर ए लोन, तो इसमें क्या करना पड़ता है, आपको कोई ना कोई गुड्स जो है वो सिक्योरिटी के तौर पर जमा करनी पड़ती है, तब आपको क्या मिलता है, लोन मिलता है। लैंडर प्लेस टेक ए फिजिकल पोसेशन ऑफ द एसेट, तो भाई जो ले रहा है उसकी फिजिकल चीज होती है, कोई भी जो मान लीजिए कोई भी एक वस्तु है, किसी चीज को रख के उसने लोन लिया, मान लीजिए घर के कागज रख के उसने अगर लोन लिया है तो वो जो होता है वो लेंडर के पास होता है, यानी जो उसके कागज होंगे वो किसको देने पड़ेंगे, उसको देने पड़ते हैं जो उसको उधार दे रहा है। इफ बोरोवर डिफॉल्ट लेंडर कैन सेल द गुड्स टू रिकवर द ड्यूज, अगर मान लीजिए भाई जिस बोरोवर जो है जिसने उधार लिया है वो अगर उसको चुका नहीं पा रहा है उधारी को, तो वो क्या करेगा भाई, उसको बेचकर और उसके बाद वो अपना लोन जो है वो रिकवर कर सकता है। ऑनरशिप रिमेन्स विद द बोरोवर, तो भाई ऑनरशिप जो होती है वो बोरोवर की होती है, लेकिन उसका जो नियंत्रण होता है, यानी जो उसको हक मिल जाता है वो किसको मिल जाता है, वो मिल जाता है जो लेंडर, यानी जो कर्जा दे रहा होता है वो, ठीक है। अगर वो नहीं कर पाता है कर्जे को अदा तो वो क्या कर सकता है, उसको बेचकर भी अपना लोन रिकवर कर सकता है। हाइपोथिकेशन क्या होता है, ये मूवेबल एसेट होता है, जैसे व्हीकल वगैरह पे दिया जाता है, मशीनरी वगैरह पे दिया जाता है। बोरोवर की पोसेशन, तो इसमें जो होता है जो बोरोवर होता है उसके पास ही सामान रहेगा जो भी उसने लोन पे लिया होगा। लेंडर होल्ड ओनरशिप अंटिल लोन इज रिपेड, तो भाई जिसने दिया हुआ है लोन
तब तक ओनरशिप किसके पास रहती है? उस व्यक्ति के पास या उस कंपनी के पास रहेगी। कॉमन इन व्हीकल एंड इक्विपमेंट फाइनेंसिंग, तो आपने देखा होगा, आप घर हो गया या फिर आप कोई भी घर के लिए टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, ये सब चीजें लेते हैं, तो वो सारे किसके अंदर आते हैं? वो सब आ जाते हैं आपके इसी के अंदर आ जाते हैं, हाइपोथिकेशन के अंदर ही आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा जो होता है, ओनर जो होता है, वो तब तक वो रहता है, वो कंपनी रहती है जिसने आपके बदले वो पैसा दिया है। जब आप उसे पूरा पैसा चुका देंगे तब वो सामान जो होता है वो आपका होता है। अगर एग्जांपल देखें कि XYZ बैंक ऑन कमर्शियल व्हीकल, यानी आप कोई भी अगर कोई बैंक से लोन लेकर कोई भी गाड़ी निकालते हैं तो उसके कागज पे ये लिखा होता है कि भाई ये XYZ बैंक के बिहाफ से दिया गया लोन के आधार पर ये गाड़ी है। जिसका मालिक कौन दिखाएगा? एक तरह से देखा जाए तो बैंक दिखाएगा। वो तब तक रहता है जब तक उसकी सारी किस्तें चुक नहीं जाती। अगर आपने पूरा उसका पेमेंट कर दिया तो उसके बाद जो कागज होते हैं वो आपके नाम पर ट्रांसफर हो जाते हैं। लीगल बेसिस क्या होता है? तो लीगल बेसिस में इसमें देख सकते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 172 के तहत आया था ये, ठीक है ना। SARFASI एक्ट 2002 सेक्शन 21N, तो ये कुछ सेक्शन है जिसके तहत ये चीज शुरू करी गई थी। मोर्टेज क्या होता है? मोर्टेज मतलब इमूवेबल जो एसेट होते हैं जैसे प्रॉपर्टी वगैरह, इन पे दिया जाता है। बोरोवर क्या करता है? इसमें बोरोवर जो होता है उसे मोर्टेजर कहते हैं और मोर्टेज कहते हैं जो लेंडर होता है। की टाइप्स ऑफ मॉर्गेज जो होते हैं वो सिंपल मॉर्गेज का मतलब है कोर्ट सेल ऑन द डिफॉल्ट। तो इसमें सिंपल जो मॉर्गेज है वो क्या कर सकते हैं भाई? पूछ सकते हैं कि अगर भाई कोई सामान जो था, अगर उसने गिरवी रखा था, अगर वो अपनी पेमेंट जो है वो दे नहीं पा रहा है, उसका उधार चुका नहीं पा रहा है, तो वो कोर्ट से बोल देंगे। तो कोर्ट क्या कहेगा भाई? अगर वो डिफॉल्ट निकल रहा है तो आप उसको सेल करके पैसा वसूल सकते हैं। मॉर्गेज बाय द कंडीशनल सेल, प्रॉपर्टी सोल्ड ओनली ऑन नॉन रीपेमेंट, तभी बेची जाएगी जब रीपेमेंट नहीं की जा रही, यानी पैसा वापस नहीं किया जा रहा है, उस समय बेचा जाएगा। सर फैक्ट्री मॉर्गेज, लैंडर यूज प्रॉपर्टी इनकम रेंट और प्रॉफिट, ठीक है ना। तो जो भी जो मॉर्गेज है, जो भी लैंडर की प्रॉपर्टी है, उस पर जो भी इनकम होगी, रेंट होगा, वो सब किसको मिलेगा? लैंडर को दिया जाएगा। इंग्लिश मॉर्गेज, ओनरशिप टेम्परली ट्रांसफर टू लेंडर अंटिल रीपेमेंट, ठीक है। तो ओनरशिप तब ट्रांसफर करी जाएगी व्यक्ति को जब वो पूरी पेमेंट कर देता है। अगर नहीं करता तो वो किसके पास रहेगा? जिस लेंडर के पास ही रहेगा, ठीक है। तो ओनरशिप हमेशा उसी की बनी रहेगी, बेशक से वो मालिक कोई और हो, लेकिन ओनरशिप किसको दिखाई जाएगी? उसको दिखाई जाएगी जिसने लोन दिया है। तो लेंडर के पास रहेगी तब तक जब तक वो पूरी रीपेमेंट ना कर दे, ठीक है। तो इसे क्या कहा था? इंग्लिश मॉर्गेज कहा जाता है। न्यू टेक्निकल एंड इन्वेंशन इन बैंकिंग, तो आजकल आप देखेंगे कि बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारी नई चीज आपको देखने को मिलेगी। कैशलेस बैंकिंग, कैशलेस बैंकिंग क्या होती है? एमिड एट रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस ऑन फिजिकल कैश टू इनहेंस एफिशिएंसी, सेफ्टी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस, यानी कि अब क्या कर सकते हैं? कैशलेस बैंकिंग आ गई है तो आसानी से घर बैठे इजीली कहीं पे भी रहकर आप कोई भी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये कैशलेस बैंकिंग है। यहाँ पर आपको पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, फिजिकल कैश की जरूरत नहीं पड़ती। बिना फिजिकल कैश के आप क्या कर सकते हैं? कोई भी सामान ले दे सकते हैं। की टूल्स क्या है? बैंक कार्ड्स, डेबिट कार्ड, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डिजिटल पेमेंट, ठीक है ना। तो आप देख ले, आपके पास आजकल डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड होते हैं जिससे क्या कर सकते हैं? आसानी से आप पेमेंट कर सकते हैं। USSD होता है, ठीक है ना, अनस्ट्रक्चर सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, अलाउ बैंकिंग ट्रांजैक्शन विदाउट स्मार्टफोन और इंटरनेट, सुटेबल फॉर रूरल यूजर, यानी आप SMS के थ्रू भी बैंकिंग का यूज कर सकते हैं। ये फैसिलिटी भी एक नई आपको देखने को मिलती है। QR कोड, क्विक रिस्पॉन्स, आपको पता ही है, कोड स्कैन बाय मोबाइल स्कैनर कैमरा और इंस्टेंट पेमेंट, यानी आप कोई भी एक QR कोड होता है, इसको स्कैन करके तुरंत पेमेंट कर देते हैं। मोबाइल वॉलेट स्टोर ई मनी, यानी आप क्या कर सकते हैं? मोबाइल में के ई वॉलेट में पैसा रख सकते हैं और फिर वहां से उसको खर्च कर सकते हैं। जैसे आपके बहुत सारे फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम, ये सारी फैसिलिटी देते हैं कि वहाँ उसमें आप क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं वॉलेट मनी के रूप में और उसके बाद उसका यूज कर सकते हैं। ई बैंकिंग, इलेक्ट्रिक बैंकिंग क्या होती है? इनेबल कस्टमर टू एक्सेस बैंकिंग सर्विस विया इलेक्ट्रॉनिक चैनल लाइक कंप्यूटर, फोन और इंटरनेट से आप क्या कर सकते हैं? ई बैंकिंग, एक जगह बैठकर और जो भी आपको बैंक से संबंधित लेन देन है उन सबको आप कर सकते हैं। पॉपुलर ई बैंकिंग सर्विसेज, मोबाइल बैंकिंग आपको पता ही है, स्मार्टफोन का यूज करके आप क्या कर सकते हैं? कोई भी बिल वगैरह, पेमेंट वगैरह ट्रांसफर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम, ECS आ गया आजकल, ऑटोमेटिकली डेबिट रिक्वायरिंग बिल होते हैं जैसे क्रेडिट कार्ड बिल, ये सब क्या कर सकते हैं? आपके अकाउंट से डायरेक्ट कट जाते हैं, ठीक है। आप क्या कर देंगे? अथॉरिटी दे देंगे बैंक को कि भाई जो भी मेरा बिल बनता है वो हर महीने इस तारीख को मेरे अकाउंट से कट जाए, तो वो ECS के थ्रू आराम से कट जाता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। स्मार्ट कार्ड है, कार्ड विद इमेबल माइक्रोचिप फॉर सिक्योर डाटा स्टोरेज, ठीक है ना। तो ये इनक्रप्टेड नहीं होते हैं, टेम्पर नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो आराम से क्या कर सकते हैं? आप स्मार्ट कार्ड से अपने जो भी
काम है वो कर सकते हैं, इसमें से पैसा कट जाएगा और आपको जो भी करना है वो यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है, ट्रांसफर मनी इलेक्ट्रिसिटी बिटवीन अकाउंट अक्रॉस बैंक विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन, यानी आप कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं करना है, एक बैंक से दूसरे बैंक में EFT के थ्रू आराम से आप पैसा भेज सकते हैं। टेलीफोनिंग बैंकिंग है, अलाउ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विद टेलीफोन विदाउट विजिटिंग ए ब्रांच और ATM, ठीक है। तो आप टेलीफोन बैंकिंग से भी सारी सेवाएं कर सकते हैं, जो भी आपको करना होता है, आपने किया भी होगा ना, बैंक के ATM पिन कार्ड ये सब जो चीज़ें आप करनी होती है आप घर बैठे कर सकते हैं। इंटरेस्ट बैंकिंग, वेब ऑनलाइन बैंकिंग, मैनेज अकाउंट, पे बिल, ट्रांसफर फंड, अप्लाई फॉर लोन एनी टाइम एनीवेयर यूजिंग द इंटरनेट, से आप आराम से ये सब चीज़ें कर लेते हैं। होम बैंकिंग, परफॉर्मेंट ट्रांजेक्शन फ्रॉम होम यूजिंग ए मोबाइल और कंप्यूटर, से आप क्या कर सकते हैं 24/2 बेनिफिट मिलता है, ठीक है ना। पेपर वर्क नहीं होता, आप कुछ भी जो है करना हो, आपको लोन के लिए अप्लाई करना है, कुछ भी करना है, आप घर बैठे आराम से कर लेते हैं, ठीक है। तो ये होम बैंकिंग इसे कहते हैं। कुछ शॉर्ट नोट्स देखते हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। सिबिल, जैसे सिबिल क्या होता है, व्हाट इज सिबिल? सिबिल इज ए कंपनी दैट कीप ट्रैक हाउ वेल पीपल रीपे देयर लोन्स। तो सिबिल क्या होता है, एक तरह से एक कंपनी है जो ये देखने का काम करती है कि भाई जो भी क्रेडिट कार्ड्स वगैरह लेते हैं उनका बिल जो है वो टाइम से पेमेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो जो पेमेंट टाइम से करते हैं तो उनको एक स्कोर दिया जाता है, तो जो अच्छे से रीपेमेंट वगैरह करते हैं टाइम पे तो उनका स्कोर जो होता है वो भी अच्छा होता है। तो बैंक चेक आवर सिविल स्कोर बिफोर गिविंग यू ए लोन, इफ यू पे ऑन टाइम योर स्कोर इज गुड। अगर आप टाइम पे कर रहे हैं तो आपका जो स्कोर होता है वो अच्छा होता है और आपकी जो है क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है। ATM आपको पता ही ऑथोराइज्ड टेलर मशीन होती है, सॉरी ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है। इसका मतलब है व्हाट इज दिस, लेट्स यू टेक आउट और डिपॉजिट कैश विदो विजिटिंग द बैंक। तो आजकल क्या होता है भाई, आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं और विड्रॉ भी कर सकते हैं ATM मशीन से। हाउ इट वर्क, यू इंटरेस्ट डेबिट क्रेडिट कार्ड, एंटर पिन एंड फॉलो द स्टेप और द स्क्रीन। तो आपको पता है आपको क्या करना है भाई, अपना ATM कार्ड डालना है और उसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शन आ रही है उसको फॉलो करके आप पैसे निकाल भी कर सकते हैं और जमा भी कर सकते हैं। नेट बैंकिंग क्या होती है, बैंकिंग यूजिंग द इंटरनेट से करी जाती है। सेंड मनी, चेक योर अकाउंट, पे बिल एनी टाइम फॉर योर फोन और कंप्यूटर, तो उसे नेट बैंकिंग कहा जाता है। RTGS क्या होता है, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। इसका मतलब होता है व्हाट इट डज, ट्रांसफर लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन सेल बिटवीन बैंक, यानी आप बैंक से क्या कर सकते हैं, इनिशियली एक लार्ज अमाउंट को क्या कर सकते हैं दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। वन डे मनी इज सेंट, इट कैन नॉट बी रिवर्स, अगर आपने एक बार कर दी तो दोबारा आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। NEFT क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ट्रांसफर एनी अमाउंट ऑफ मनी टू अनदर बैंक अकाउंट एनीवेयर इन इंडिया। इसमें क्या कर सकते हैं आप, ट्रांसफर कर सकते हैं पैसा किसी भी बैंक में एक जगह रहकर। व्हाट डू यू नीड, अकाउंट नंबर, आपको अकाउंट नंबर चाहिए, बैंक नेम चाहिए एंड IFSC कोड चाहिए, ठीक है, रिसीवर का, और आप क्या कर सकते हैं आराम से NEFT के थ्रू पैसा कन्वर्ट भेज सकते हैं। IMPS क्या होता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ए फास्ट वे टू सेंड मनी यूजिंग योर मोबाइल और SMS। तो ठीक है ना, मोबाइल और SMS से आप क्या कर, मोबाइल पे जो SMS आता है उसके थ्रू आप ट्रांसफर कर सकते हैं। क्योंकि ट्रांसफर है वाइल 24/7 एट ए नाइट और ए हॉलीडे, ये हमेशा चालू रहता है, 24/7 होता है, नाइट हो या हॉलीडे, ये यहाँ से आप क्या करते हैं आसानी से पैसा भेज सकते हैं। ECS क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, व्हाट इट डज, यूज्ड फॉर ए ऑटोमेटिक मंथली पेमेंट, लाइक बता दिया था ये। इलेक्ट्रिसिटी, फोन बिल, कोई भी अगर आपको है तो आप क्या करेंगे अपने अकाउंट में भाई एक अथॉरिटी दे देते हैं कि हर महीने को इतनी तारीख को मेरे जो भी पेमेंट्स हैं वो कट जाएं ऑटोमेटिक अकाउंट से, तो वहाँ से कट जाते हैं। तो आपको नीड नहीं होती रिमेंबर पेमेंट डेट्स की, ठीक है ना, डिटेक्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं होती। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आपको पता है, डेबिट कार्ड मनी कम डायरेक्टली फ्रॉम योर बैंक अकाउंट, यू कांट स्पेंड मोर देन व्हाट यू हैव। तो आपका जितना पैसा आप उतना पैसा जो है बैंक में रखते हैं वो सारा डेबिट कार्ड के थ्रू यूज किया जा सकता है, जितना पैसा है उतना आप यूज कर सकते हैं। दूसरा आपका आता है क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड होता है ये बोरो मनी होती है, बैंक आपको एक क्रेडिट कार्ड देता है और एक लिमिट देता है और उस लिमिट के थ्रू ही आप क्या कर सकते हैं पैसे को यूज कर सकते हैं और बाद में आपको क्या करना पड़ता है उसके बिल पे करने पड़ते हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो बैंक आपको उधार में पैसे देता है और उसके बाद मंथली में आपको क्या करना पड़ता है वो पैसा वापस करना पड़ता है। ऐप बेस्ड पेमेंट क्या होती है, तो पेइंग फॉर थिंग यूजिंग ऐप लाइक गूगल पे, फोन पे, आपको पता ही है, यू आर एंटर कार्ड बैंक डिटेल वंस एंड द ऐप सेंड ए पेमेंट सिक्योरली। तो आप जो भी बैंक कार्ड हो गया बैंक डिटेल डालेंगे उसके अंदर, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं पेमेंट कर सकते हैं। बाइंग प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, बिल पे कर सकते हैं, ठीक है, मनी टू सम, अगर किसी को जल्दी पैसा भेजना है तो स्कैन करके तुरंत आप सेंड भी कर सकते हैं। तो ये ऐप बेस्ड पेमेंट होती है। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, तो देखिए पोस्ट ऑफिस जो होता है कुछ सेविंग अकाउंट देता है आपको, जैसे बेसिक सेविंग फॉर डेली यूज, इसमें आप कितने डिपॉजिट कर सकते हैं 500, इंटरेस्ट कितना होता है 4% पर ईयर का, ठीक है ना, क्रेडिट एनुअली होता है ये। नॉमिनी मैंडेटरी पर्सन हु गेट द मनी इफ अकाउंट होल्डर डाइज, ठीक है, तो इसके अंदर अगर आप नॉमिनी जो होता है वो मैंडेटरी होता है, मान लीजिए आपकी अगर डेथ हो जाती है किसी व्यक्ति की जो पे कर रहा था तो उसका जो नॉमिनी होता है उसको दे दिया जाता है।
पेनल्टी 100 फी इज बैलेंस फॉल बिलो 500, अगर 500 से कम गया तो आपको क्या करना पड़ता है, 100 रुपये पेनल्टी भी देनी पड़ती है। एक्स्ट्रा फीचर एटीएम, चेकबुक, इंटरेस्ट, नेट बैंकिंग ये सारी दी जाती है। टैक्स बेनिफिट, इंटरेस्ट अप टू 10,000 ईयर इज टैक्स फ्री, अगर आपका जो है 10,000 से ऊपर का इंटरेस्ट है तो आपको टैक्स फ्री रखा जाता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम होती है आपकी पोस्ट ऑफिस के अंदर। पीपल जो भी 60 प्लस है ईयर आर रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है ना, तो कंडीशन अप्लाई होती है। तो इसमें आपको कितना 1,000 रुपये रखना पड़ता है, मैक्सिमम 15 लाख की लिमिट है। इंटरेस्ट रेट जो होता है वो 7.6 पर ईयर होता है, पेड एवरी 3 मंथ किया जाता है इसको। टैक्स बेनिफिट एलिजिबल फॉर सेक्शन 80C डिडक्शन, और मैच्योरिटी जो होती है इसकी 5 साल की होती है, ठीक है। तो ये जो आपकी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है पोस्ट ऑफिस के अंदर। प्रीमेच्योर क्लोजर क्या होता है इसका, बिफोर अगर 1 ईयर से पहले किया तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, 1 से 2 साल के बीच में किया तो 1.5% पेनल्टी, और आफ्टर 2.5 ईयर तो 1% पेनल्टी मिलती है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्लोजर है इसका। अगर आप बंद करना चाहें तो ऐसे 1 साल से पहले करेंगे तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, 1.5 पेनल्टी के साथ, और 5 साल के बीच में तो 1% पेनल्टी के साथ। पब्लिक प्रोवाइडेड फंड पीबीएफ क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म सेविंग फॉर्म रिटायरमेंट होता है एक तरह से। तो इसका टेन्योर 15 साल का होता है। आप क्या कर सकते हैं, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं 5 साल में भी। इंटरेस्ट जो होता है इसका 7.1% पर ईयर कंपाउंड ईयरली मिलता है। मिनिमम डिपॉजिट जो है वो 500 पर ईयर है, मैक्सिमम डिपॉजिट 1.5 लाख पर ईयर कर सकते हैं। टैक्स बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 80C, इंटरेस्ट इज टैक्स फ्री, तो इसमें जो इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, टैक्स फ्री होता है। विड्रॉल अलाउड वंस ए ईयर आफ्टर 5 ईयर 15% बैलेंस, ठीक है। तो इसमें विड्रॉल कब कर सकते हैं, तो 1 ईयर के बाद आप और 5 साल तक जो है वो 50% जो बैलेंस है वो विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये लिमिट होती है इसकी। फिर आता है आपका सुकन्या समृद्धि अकाउंट। गर्ल चाइल्ड अंडर 10 ईयर, यानी जो भी बच्ची जो है वो 10 साल से कम की है तो उसके लिए खाता खुलाया जा सकता है। मिनिमम डिपॉजिट जो होता है 250 पर ईयर करना होता है, मैक्सिमम 1.5 लाख पर ईयर होता है। इंटरेस्ट रेट जो होता है वो 7.6 पर ईयर दिया जाता है, कंपाउंडेड ईयरली। टैक्स बेनिफिट इसमें मिलता है अंडर सेक्शन 80C के तहत। मैच्योरिटी होती है 21 ईयर फ्रॉम ओपनिंग, यानी 21 जब से खुला है उसके 21 साल तक इसकी मैच्योरिटी हो जाती है, फिर आप पैसे सारे विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन विड्रॉ अलाउड आफ्टर गर्ल टर्न 80 और पासिस 10th ग्रेड अप टू 50%, यानी अगर बच्ची जो है वो 18 साल प्लस हो जाती है या वो 10वीं पास कर लेती है तो भी आप 50% का जो है वो पैसा 50% जो है इस अकाउंट से निकाल सकते हैं। वट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज दैट आर अवेलेबल इन इंडिया, यानी भारत के अंदर कौन कौन सी पॉलिसीज जो है आपको देखने को मिलती है। तो इन इंडिया लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आर ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू सर्वाइवल टाइप, ईच कैटेगरी टू डिफरेंट फाइनेंशियल गोल्स एंड नीड्स। हेयर एन ओवरव्यू ऑफ द मेन टाइप्स। तो भाई देखो देश के अंदर बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसी हैं, अब वो डिपेंड करता है आपको कौन सी चाहिए, आपका प्लान किस प्रकार आप लेना चाहते हैं, तो आपकी क्या जरूरत है उसके अकॉर्डिंग आप प्लान ले सकते हैं। पहला आता है आपका टर्म लाइफ इंश्योरेंस, प्योर प्रोटेक्शन प्लान होता है ये। सपोज यू बाय 30 ईयर टर्म इंश्योरेंस प्लान विद 1 करोड़ सम एश्योर्ड, if you passes away during this 30 year your nominee receive 1 crore, but if you survive the term you do not get anything back। तो भाई क्या है, अगर मान लीजिए आपने 30 साल टर्म इंश्योरेंस भरा 1 करोड़ के लिए, 1 करोड़ भरा, और आपने कहा भाई कि एक जो टाइम पीरियड होगा इस टाइम पीरियड तक अगर आपके डेथ नहीं होती है, डेथ हो जाती है, तो आपको क्या दिया जाएगा, आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर उस टाइम पीरियड में आपकी डेथ नहीं होती तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये क्या होता है, टर्म इंश्योरेंस। दोस्त हु वांट हाई कवरेज एट ए लो प्रीमियम टू प्रोटेक्ट देयर फैमिली फ्यूचर, यानी अगर किसी को लगता है भाई अपनी फैमिली का फ्यूचर बचाना है तो आप ये ले सकते हैं। टर्म लाइफ इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है भाई कि आप 30 साल के लिए लेंगे, अगर आपने जो टर्म रखा था भाई मान लीजिए 70 साल तक, 70 साल तक अगर आपको कुछ नहीं होता है तो आपको क्या होगा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 70 साल से पहले अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपको 1 करोड़ रुपए दे दिए जाएंगे, आपके नॉमिनी को दे दिए जाएंगे। होल लाइफ इंश्योरेंस, इसमें क्या होता है, यू पे प्रीमियम फॉर से 20 ईयर बट द पॉलिसी रिमाइंस एक्टिव अंटिल you turn 100, on your death you nominee get the sum assured, it may also build cash value you can borrow against, ठीक है। तो इसमें क्या होता है भाई कि मान लीजिए आपने 20 साल तक प्रीमियम भरा है और उसकी जो मेच्योरिटी और उसका जो टाइम पीरियड होता है वो 100 साल तक होता है, तो भाई 100 साल तक अगर आप 100 साल से पहले भी अगर आपकी डेथ 100 साल तक इसका कवर मिलेगा, और 100 साल से पहले अगर आपकी डेथ हो जाती है तो उसके बदले में क्या दिया जाएगा, आपके नॉमिनी को जो भी पैसे हैं वो दे दिए जाएंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म वेल्थ ट्रांसफर टू दे हायर्स और स्टेट प्लानिंग, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है, तो एक वेल्थ होती है जिससे क्या हो सकता है, प्रोटेक्शन दी जा सकती है।
एंडो एंडोमेंट प्लान सेविंग प्लस इंश्योरेंस। तो जो आपके एंडोसमेंट प्लान होते हैं वो दो तरह के होते हैं, उसमें सेविंग और इंश्योरेंस दोनों क्या कर दी जाती है, मिक्स कर दी जाती है। इसके अंदर क्या होता है, इफ यू बाय 20 ईयर एंडोमेंट पॉलिसी विथ 10 लाख सम एश्योर्ड, इफ यू die within 20 year your nominee get 10 lakh, if you survive you receive 10 lakh plus bonus। तो आपने मान लीजिए 20 साल का एक प्लान लिया है और 20 साल के बीच में अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके अंदर आपके जो नॉमिनी होंगे उनको क्या दे दिया जाएगा, 10 लाख रुपए दे दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपकी मृत्यु नहीं होती है तो 10 लाख मिलेंगे, प्लस में आपको क्या होगा, बोनस भी दिया जाता है, ठीक है ना। तो एक मैच्योरिटी पीरियड जो भी होगा उस टाइम में अगर आपकी डेथ नहीं होती है तो आपको क्या दिया जाएगा, 10 लाख प्लस बोनस दिया जाएगा। और मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसमें फिर उसके नॉमिनी को 10 लाख दिया जाता है। पीपल हु वांट टू सेव सेविंग प्लान अलोंग विद लाइफ इंश्योरेंस, तो जिसको भाई अपनी लाइफ इंश्योरेंस भी चाहिए और प्लस में सेविंग भी चाहिए तो वो क्या कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं, ठीक है ना। तो एंडोमेंट प्लान जो है वो ले सकते हैं। मनी बैक पॉलिसी क्या होती है, ये पेरियोडिक रिटर्न ड्यूरिंग द टर्म। एग्जाम्पल, if you buy 10 lakh money back policy for 20 years you might receive 20% of sum every 5 year and the rest plus bonus at the end। if you die midway you are nominally still get 10 the full 10 lakh regular of what was already paid। तो देखिए आप अगर 10 लाख का मनी बैंक लेते हैं, ठीक है ना, 20 साल तक अगर आपने भरा है तो अगर आपका जो 20 साल तक, तो जो भी आपका एक टाइम पीरियड होगा उस टाइम पीरियड तक अगर आपकी मृत्यु, उस टाइम पीरियड के बीच में अगर मृत्यु हो जाती है तो 10 लाख जो होते हैं वो आपके नॉमिनी को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपकी मृत्यु नहीं होती है तो आपको क्या मिलता है, हर 5 साल के बाद क्या होता है, 20% जो होगा वो क्या मिलता रहेगा, कैशबैक मिलता रहता है, ठीक है। तो दोज हु वांट लिक्विडिटी मनी इज हैंड एट रेगुलर इंटरवल, अगर आपको रेगुलर इंटरवल पर पैसा चाहिए, मान लीजिए आपको 5-5 साल पे पैसा चाहिए तो आपको 5-5 साल पे पैसा कैशबैक भी मिलता रहता है, ठीक है। और कैशबैक भी मिलेगा, प्लस में अगर मान लीजिए कि कुछ सालों में आपके मृत्यु हो जाती है और लास्ट में जो 10 लाख है वो आपको क्या दिया, आपके नॉमिनी को दे दिया जाता है, ठीक है। यानी जो पैसा दे दिया गया उसको छोड़ के जो सम इंश्योर्ड होता है वो भी जो है नॉमिनी को दिया जाता है। और अगर आपकी आप जो अगर बच जाते हैं तो जो भी आपका पैसा होता है और बोनस होता है वो लास्ट में पेड कर दिया जाता है, ठीक है। यूलिप क्या होता है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, मार्केट लिंक इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस, ठीक है। तो ये बहुत आजकल फेमस है, यूलिप जिसे कहा जाता है। इसमें क्या आता है, इफ यू इन्वेस्ट 1 लाख ईयर इन यूलिप, अगर आप एक साल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं यूलिप के अंदर तो पार्ट इज गोट टूवर्ड लाइफ कवर। तो इसमें एक पार्ट जो होगा, कुछ परसेंट जो होगा वो आपके लाइफ इंश्योरेंस में जाएगा, कुछ जो जाएगा वो स्टॉक मार्केट या कोई भी जो मार्केट होती है, जो भी मार्केट होगी उस मार्केट में उसको इक्विटी में या डेब्ट फंड में क्या किया जाता है, इसको इन्वेस्ट कर दिया जाता है। योर मनी ग्रो विद द मार्केट एंड यू विल स्टे गेट इंश्योरेंस कवरेज। तो दो चीज मिलेगी, एक तो आपकी जो पैसा है वो मार्केट के हिसाब से घटेगा या बढ़ेगा, हो सकता है बढ़े या हो सकता है घटेगा, वो फ्यूचर की बात है, लेकिन उसके साथ साथ आपको इंश्योरेंस पॉलिसी तो मिल ही जाती है। तो इसमें क्या होता है, पीपल कंफर्टेबल विद सम रिस्क हु वांट रिटर्न प्लस प्रोटेक्शन, तो जिसको रिटर्न और प्रोटेक्शन चाहिए होता है वो यूलिप ले सकता है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा प्लान है। व्हाट इज द हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस क्या होती है, तो देखिए एक कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योर्ड एंड इंश्योरेंस कंपनी। तो एक इंश्योर्ड व्यक्ति होता है और एक इंश्योरेंस कंपनी होता है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। प्रोवाइड कैशलेस ट्रीटमेंट और रिमर्समेंट फॉर द मेडिकल एक्सपेंस ड्यू इलनेस और इंजरी। अगर किसी व्यक्ति को बीमारी होती है या कोई इंजरी होती है तो वो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो सारे पैसे पे करेगी इस सिचुएशन के अंदर। तो यही कॉन्ट्रैक्ट जो होता है हेल्थ इंश्योरेंस में एक इंश्योर्ड और एक इंश्योरेंस कंपनी के बीच में होता है। टैक्स बेनिफिट मिलता है 80D के तहत, इनकम टैक्स एक्ट के तहत। बेनिफिट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, बेनिफिट क्या है इसका, तो देखिए हॉस्पिटलाइजेशन कवर मिलता है, कवर मेजर इलनेस एंड सर्जरी, जो भी आपकी इलनेस है, बीमारी है या जो भी सर्जरी है उसका कॉस्ट जो होता है वो इंश्योरेंस कंपनी। प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, जो भी टेस्ट चेकअप मेडिकल बिल्स होते हैं वो सारे ट्रीटमेंट के वो सारे कंपनी पे करती है, चाहे वो बीमारी से पहले के हो या बीमारी के समय के हो। लाइफ टाइम रिन्यूअलिटी, नो एज लिमिट, रिन्यू योर पॉलिसी आप करवा सकते हैं। कैशलेस ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट विदाउट पेइंग अपफ्रंट एट नेटवर्क हॉस्पिटल, आप कहीं भी कैशलेस फैसिलिटी ले सकते हैं। नो क्लेम बोनस, रिवर्ड फॉर नॉट क्लेमिंग एक्स्ट्रा सम इंश्योर्ड लोअर प्रीमियम। तो देखिए लोअर प्रीमियम में कई बार जो होता है वो नो क्लेम बोनस नहीं मिलता। अगर आप जो है एक साल में अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस भरा है और आपने कोई भी उसके अंदर क्लेम नहीं लिया है तो उसके अंदर आपको क्या मिलता है, एक नो क्लेम बोनस मिलता है, यानी आपका प्रीमियम जो होता है वो कम हो जाता है। रूम रेंट कवर होता है इसके अंदर, कवरेज ऑफ हॉस्पिटल रूम, तो जो भी है वो सब कवर होता है। फ्री हेल्थ चेकअप होती है इसके अंदर, सम प्लान ऑफर रेगुलर चेकअप दिए जाते हैं आपको। एम्बुलेंस कवर दिया जाता है, कवर इमरजेंसी ट्रांसप्लांट चार्जेस, यानी एम्बुलेंस कवर दिया जाता है, आप चाहें तो आपको ट्रांसपोर्टेशन जो चार्ज होता है वो नहीं लिया जाता लाने और ले जाने का।
टैक्स डिडक्शन अप टू 25,000 टू और 75,000 इज कवरिंग सीनियर। ठीक है, तो इसके अंदर जो टैक्स डिडक्शन 25,000 का मिलता है और अगर सीनियर पर्सन है तो 75,000 तक का दिया जाता है। अब आता है व्हाट इज सेंसेक्स। सेंसेक्स क्या होता है? सेंसेक्स शॉर्ट और सेंसिटिव इंडेक्स इज द स्टॉक मार्केट इंडेक्स ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इट ट्रैक्स द परफॉर्मेंस ऑफ 30 ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट actively traded companies in India from various sector like banking, energy, etc। ठीक है, तो सेंसेक्स क्या है? एक तरह से एक मार्केट इंडेक्स है जो बॉम्बे के स्टॉक एक्सचेंज है। इसके अंदर लगभग आपकी 30 कंपनियां आती हैं और उन 30 कंपनियां में बड़ी बड़ी कंपनियां आती है, जैसे बैंकिंग हो गया, एनर्जी, आईटी सेक्टर, तो ये 30 बड़ी कंपनियां इसके अंदर आती हैं। इट एक्ट्स ए बैरोमीटर फॉर द इंडियन इकोनॉमी व्हेन द सेंसेक्स गोस अप इट जनरली मींस द कंपनी एंड स्टॉक मार्केट आर डूइंग वेल। तो सेंसेक्स के अंदर जितनी भी कंपनियां आती हैं वो ये, अगर उस सेंसेक्स के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं वो अगर मार्केट में अच्छा, स्टॉक मार्केट के अंदर अगर अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, उनके उस स्टॉक्स की वैल्यू अगर बढ़ रही है, तो इसका मतलब जो है हमारे देश की इकोनॉमी जो होती है वो भी बढ़ रही होती है, क्योंकि टॉप 30 कंपनियां इसके अंदर और वो मार्केट अगर बढ़ा रही है, इसका मतलब क्या है? हमारे देश का डेवलपमेंट जो अच्छा है और हमारी मार्केट जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। तो देश की इकोनॉमी को बताने में इसका एक बहुत बड़ा योगदान रहता है सेंसेक्स का। तो ठीक है ना, तो ये क्या बताती है? ये हमारे जो भी मार्केट की जो भी हलचल होती है, देश की अर्थव्यवस्था में जो भी बढ़ोतरी और गिरावट आती है, इसको देखकर हम समझ सकते हैं। हाउ इट इज कैलकुलेटेड? सेंसेक्स यूज द फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड। तो फ्री फ्लोट है यानी कि मार्केट में जो भी फ्री फ्लो हो रहा होता है, किसी चीज के दाम बढ़ रहे हैं, घट रहे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वो क्या करती है? बिहेव करती है। दिस मीन्स ओनली शेयर अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग, नॉट प्रमोटर और गवर्नमेंट आर कॉन्सोलिडेट। तो इसके अंदर शेयर होते हैं, जो शेयर होते हैं वही अवेलेबल होते हैं, उनको उनकी ट्रेडिंग करी जाती है, खरीदा और बेचा जाता है और उसी के अकॉर्डिंग जो होती है उसका परफॉर्मेंस देखा जाता है। बिगर कंपनीज विद हाई मार्केट वैल्यू हैव मोर इन्फ्लुएंस ऑन दी इंडेक्स मूवमेंट। तो इंडेक्स मूवमेंट में जितनी बड़ी कंपनी होती है उसका जो होता है उसका जो इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लुएंस होता है, उसका प्रभाव जो होता है वो ज़्यादा होता है। यानी जितनी बड़ी कंपनियां जितना अच्छा प्रदर्शन करेंगी, मार्केट उतनी अच्छी आपको दिखाई देती है। की पॉइंट्स क्या है? लॉन्च 1986 में विद द बेस ईयर ऑफ 1978-79। ठीक है, तो लॉन्च जो हुआ था 86 में हुआ, 78-79 में हुआ था, लेकिन इसकी शुरुआत जो थी 1986 में हुई थी। अपडेटेड ट्वाइस ए ईयर, सेमी एनुअली, तो ये अपडेट होती रहती है हर लगभग ट्वाइस है 2 साल के अंदर, साल के अंदर 2 बार लगभग। रिफ्लेक्ट्स ओवरऑल मार्केट ट्रेंड, तो ये पूरे जो भी मार्केट होती है उसका ट्रेंड को बताती है। कैलकुलेट इन बोथ ईएनआर और यूएसडी, तो इसको आप इंडियन करेंसी में और यूएसडी करेंसी में देख सकते हैं। मेजर कंपनी इंक्लूड रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस। तो बड़ी बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस, एचडीएफसी, इन्फोसिस, ये सारी इसके अंदर शामिल हैं। वाई सेंसेक्स इंपॉर्टेंस? तो हेल्प इज इन्वेस्टर अंडरस्टैंड मार्केट ट्रेंड। तो जो भी इन्वेस्टर वो समझ जाते हैं भाई सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, इसका मतलब मार्केट क्या है? ऊपर है। यूज टू कंपेयर म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो प्रेफरेंस, तो इसी ये बताता है कि भाई कि कैसा परफॉर्मेंस करेंगे म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो कैसा बनाना है इन कंपनियों, इसके आधार पर ही तय किया जाता है। इंडिकेट द हेल्थ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, तो भारत की जो इकोनॉमिक हेल्थ कैसी है इसको देखकर हम समझ सकते हैं। अगर ये ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब इकोनॉमी बहुत अच्छी है, अगर इसकी वैल्यू नीचे गिर रही है तो इसका मतलब इसकी इकोनॉमी क्या है? देश की इकोनॉमी में जो है वो समस्याएं हैं। निफ्टी क्या होता है? निफ्टी भी सेम ऐसे ही है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50 है, इज द बैंक मार्क इंडिया टू एनएससी। तो एक बैंक मार्क है, ये भी डिसाइड करता है कि देश की इकोनॉमी में क्या बदलाव आ रहे हैं। टॉप 15 कंपनियां इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी। लॉन्च हुआ था 1997 में, बेस ईयर जो था इसका 1995 में था। इसकी वैल्यूएशन जो थी वो पहले 1000 थी। मैनेज बाय द इंडियन इंडेक्स सर्विसेज प्रोडक्ट्स लिमिटेड इसको जो है वो चलाता है। की फीचर क्या है? रिप्रेजेंट लार्ज एक्टिवली ट्रेड कंपनीज, तो लगभग जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वो इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी। कैलकुलेट यूजिंग द फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये भी फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन है, यानी मार्केट के हिसाब से ही बताती है कि भाई क्या चल रहा है। इंडेक्स वैल्यू अपडेट इन रियल टाइम एज स्टॉक प्राइस चेंज, तो ये रियल टाइम दिखाता है भाई कि किस तरह से जो है वैल्यू जो है स्टॉक की चेंज हो रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं? निफ्टी 50 भी कह सकते हैं और CNX निफ्टी भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि टोटल 50 कंट्री 50 जो कंपनी आपको देखने को मिलती हैं। इंपॉर्टेंस क्या है? रिफ्लेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट, तो इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है उसका परफॉर्मेंस को दिखाती है। ये भी एक बेंचमार्क का काम करती है, म्यूचुअल फंड, ETF एंड इन्वेस्टर। ठीक है, तो इनके लिए भी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये जब बढ़ता है और घटता है तो इनके ऊपर भी क्या होता है? इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि टॉप जो कंपनियां होती हैं वो इनसे डील करती हैं। ठीक है ना।
प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए प्राइमरी मार्केट क्या है, वेयर न्यू शेयर सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम टू इन्वेस्टर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है प्राइमरी मार्केट का, तो यहाँ पे पहली बार जो शेयर आते हैं तो उस शेयर जो होते हैं उनको सोल्ड किया जाता है इन्वेस्टर को। और यहाँ पर क्या होता है, वेयर एक्साइटिंग शेयर आर बाउट एंड सोल्ड अमॉन्ग इन्वेस्टर, तो इसमें पहले से जो शेयर होते हैं उनको खरीदा और बेचा जाता है। ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, फॉर वेल्थ क्रिएशन लाइफ इंश्योरेंस, तो लंबे समय के लिए यहाँ पे जो होता है इन्वेस्टमेंट किया जाता है। शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं टू फाइनेंशियल गोल्स, अगर शॉर्ट टर्म के लिए किया जाते हैं भाई तुरंत उनको क्या, जिसको फायदा चाहिए होता है वो इस मार्केट में पैसा लगाता है। न्यू इशूज मार्केट, इसमें ज़्यादातर न्यू मार्केट में जो भी चीज़ें आती हैं वो इशू करी जाती हैं, और इसमें जो भी इसमें इशू हो जाता है वो बाद में इस मार्केट में आता है। कंपनी सेल टू इन्वेस्टर, यहाँ पे कंपनी डायरेक्ट इन्वेस्टर को सेल करती है, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टर ट्रेड विद ईच अदर, यहाँ पे इन्वेस्टर जो होते हैं वो खुद खरीदते और बेचते हैं। राइज मनी फॉर कंपनीज टू ग्रो, यहाँ पर कंपनीज को ग्रो करने के लिए इस मार्केट में सेल्स होती है, लेकिन यहाँ पर नो मनी गोज टू द कंपनी, जस्ट चेंज ओनरशिप, इसमें ओनरशिप चेंज होती है, कंपनी में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। अंडर राइटर हेल्प इन इशू शेयर, तो ये अंडर राइटर्स होती है, यानी पहले से इस सब चीज़ों को तय किया जाता है, और यहाँ पे जो होता है ब्रोकर जो होते हैं वो हेल्प करते हैं बाय और सेल में। प्राइस जो होता है ये फिक्स्ड प्राइस होता है, एक प्राइस फिक्स किया जाता है और उसके आधार पर ही क्या होता है, कोई जो चीज़ आती है मार्केट में, ठीक है, आईपीओ जैसे समझ सकते हैं, और वहाँ पर आती है फिर उसकी वैल्यूएशन होती है और उसके बाद उस चीज़ को खरीदा जाता है, ठीक है, पहले इसकी जो फिक्स प्राइस रख दिया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, प्राइस चेंज विद डिमांड एंड सप्लाई, यहाँ पे क्या होता है जब मार्केट में वो फ्लो आता है सेकेंडरी मार्केट में, तो उसके प्राइस जो होते हैं उसके जो भी फ्लो होता है उसके हिसाब से, ठीक है ना, मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसके प्राइसेस में जो होते हैं हमें ज़्यादा या कमी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये दो मार्केट है, प्राइमरी और सेकेंडरी। डिस्क्राइब आईपीओ, आईएफओ और ओएफ विच आर मेथड कंपनीज यूज टू राइज फंड फ्रॉम द पब्लिक, तो देखिए ये कुछ चीज तरीके हैं जिससे कंपनियां जो क्या करती हैं पब्लिक से पैसा लेती हैं और अपनी कंपनियों को जो है वो आगे बढ़ाती हैं। तो पहला आपका आता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इसमें क्या होता है, एन आईपीओ इज द फर्स्ट टाइम प्रोवाइड कंपनी ऑफर इट शेयर एंड पब्लिक एंड गेट लिस्टेड ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज। तो इसमें क्या होता है, कोई भी कंपनी जो फर्स्ट टाइम में सोचती है कि भाई हमें क्या करना है, अपने को आगे बढ़ाने के लिए और इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तो वो अपने को लिस्ट करती है किसके अंदर, शेयर मार्केट के अंदर, ठीक है, और वहां पर क्या करती है वो पब्लिक से पैसा लेके और क्या करती है अपने आप को बढ़ाने का काम करती है, यानी अपने जो वैल्यू है उसको क्या करती है बढ़ाने का काम करती है। वाई इट इज डन टू राइज कैपिटल फॉर ग्रोथ, यानी उसको क्या करना, कंपनी को क्या करना होता है, अपना ग्रोथ करना होता है, उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं, एक्सपेंशन करना होता है, और पेइंग ऑफ डेब्ट, यानी उसके बाद बहुत सारा कर्जा हो जाता है तो वो हिस्सेदारी देके किसी तरह अपने कर्जे को खत्म करने की कोशिश करते हैं। टू बिकम पब्लिकली ट्रेडेड एंड इंक्रीज क्रेडिबिलिटी, ठीक है, तो पब्लिकली क्या होता है, इसको ट्रेड किया जाता है जिससे इनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो बढ़ती है। यानी कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि भाई, कुछ कंपनियां सोचते हैं कि हम मार्केट में आ जाएंगे तो हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी और हमारा जो ट्रेड होगा वो भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए भी आते हैं। वन डे वंस इन ए कंपनीज लाइफ टाइम, ठीक है, तो एक बार जो होता है कंपनी आ जाती है तो लाइफ टाइम तक यहाँ पर रह सकती है। कैन बी फ्रेश इशू न्यू शेयर और ऑफर सेल एक्साइटिंग शेयर होल्डर देयर शेयर, ठीक है, तो इसमें क्या होता है फ्रेश शेयर इशूज किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है इसको खरीदा और बेचा जाता है। रिक्वायर अप्रूवल फ्रॉम सीबी, सीबी से लेना पड़ता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी जो भी आईपीओ आते हैं उनको सबसे पहले सीबी से इजाजत लेनी पड़ती है। वो पहले क्या करते हैं, इनके डॉक्यूमेंट वगैरह को देखते हैं, समझते हैं, और उसके बाद ही इसको जारी करने की बात करते हैं। इन्वेस्टर अप्लाई विथ थ्रो ए बिडिंग प्रोसेस ड्यूरिंग द ऑफर पीरियड, तो इसमें क्या होता है आईपीओ जो होता है वो बिडिंग के लिए आता है और उसके अंदर जिसको बिडिंग में जो भी जितना पैसा लगाता है, जो एक वैल्यू रखी जाती है उस वैल्यू से जो जितना उसका शेयर खरीदना चाहे वो खरीद सकता है, अगर जितने शेयर बेचने होते हैं वो बिक जाते हैं, ठीक है, तो उस तरह से क्या होता है बिडिंग करी जाती है इसके अंदर। यानी कोई भी कंपनी अपना आईपीओ निकालती है तो उसके अंदर आम आदमी भी चाहते हैं तो उसके अंदर बिडिंग करके उसके शेयर्स जो है वो मार्केट में आने से पहले ही खरीद सकते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है आईपीओ कहा जाता है। बाद में वो लिस्टेड होती है, हो सकता है लिस्टेड होने के बाद उसकी वैल्यू बढ़ भी जाती है और कई बार घट भी जाती है। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, ये क्या होता है, एन एफओ इज वेयर लिस्टेड कंपनी इशू एडिशनल शेयर टू द पब्लिक आफ्टर एन आईपीओ, ठीक है, तो ये क्या होता है एफओ क्या होता है, कोई भी जो कंपनी होती है वो एडिशनल शेयर जो होती है वो क्या करती है पब्लिक करती है आईपीओ के अंदर। क्यों किया जाता है, टू राइज एडिशनल फंड फॉर वर्किंग कैपिटल एक्सपेंशन और रिड्यूसिंग डेब्ट, दोस्तों मेन इनका भी वही कारण होता है भाई, वो क्या करना चाहते हैं अपनी कैपिटल को बढ़ाना चाहते हैं, अपना एक्सपेंस करना चाहते हैं, या उनके पास कर्जा ज़्यादा हो जाता है तो वो किसी तरह पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं ताकि अपने कर्जे को कम कर सकें। की फीचर क्या है, अवेलेबल ओनली फॉर कंपनीज ऑलरेडी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, तो ये वही कर सकते हैं जो पहले से लिस्टेड हो। कैन एल्सो डिलुकेट न्यू शेयर आर नॉन डिलुकेट एक्साइटिंग शेयर, तो इसके अंदर क्या हो सकता है आपके डिलुकेट शेयर भी हो सकते हैं, नए शेयर भी हो सकते हैं, और एग्जिटिंग शेयर भी जो होते हैं इसके अंदर हो सकते हैं। इन्वेस्टर कैन बाय ए डिस्काउंट और मार्केट लिंक प्राइस, तो इसमें क्या होता है जो भी इन्वेस्टर होते हैं वो एक डिस्काउंट प्राइस पे खरीद सकते हैं या मार्केट में जो लिंक प्राइस है उसके अकॉर्डिंग भी इसको क्या कर सकते हैं
खरीद सकते हैं। ऑफर सेल क्या होता है? एन इज ए मेथड वेयर प्रोमोटर और मेजर शेयर होल्डर सेल देयर एक्साइटिंग शेयर थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। तो इसमें वो जो शेयर होल्डर होते हैं वो अपने शेयर्स को क्या करते हैं, एक्सचेंज जो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म होता है वहाँ पर बेचने का काम करते हैं। ठीक है, वो सोचते हैं भाई जो हम क्या करते हैं अपनी हिस्सेदारी क्या करेंगे, जो हमने ले रखा है उसको हम क्या करेंगे, ओपन सेल करेंगे, अगर किसी को चाहिए तो वो ले सकता है। वट इज डन टू कंप्लीट विद सीबी नॉर्म्स मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग। ठीक है, तो इसमें जो नॉर्म होता है यानी सीबी जो नॉर्म रखे हैं उसके अकॉर्डिंग ही कोई अपने जो भी शेयर है उनको बेच सकता है। टू अलाउ लार्ज शेयर होल्डर टू एक्सीड और रिड्यूस स्टेक। ठीक है, तो उसमें कोई भी जो शेयर होल्डर है वो क्या कर सकता है, अपने शेयर्स को बेच के क्या कर सकता है, वो एक्सीड कर सकता है या अपने शेयर्स को कम कर सकता है। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा जो गवर्नमेंट कंपनियां वो भी ये काम करती हैं। ओनली फॉर लिस्टेड कंपनी कर सकती है। नो न्यू शेयर्स आर इश्यूड, ओनली ट्रांसफर और ओनरशिप। तो इसमें नए शेयर इशू नहीं होते बल्कि ओनरशिप जो होती है वो ट्रांसफर हो जाती है। ओपन फॉर वन ट्रेडिंग डे, एक दिन के लिए खुला होता है। फास्टर एंड सिंपल देन आईपीओ और एफओ से बिल्कुल सिंपल होता है। अवेलेबल टू रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो इसमें कौन ज़्यादातर हिस्सेदारी लेते हैं, रिटेल और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं वो हिस्सेदारी लेते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है ओपन ऑफर जो सेल होता है वो नॉर्मल अपनी हिस्सेदारी को कम करने के लिए क्या होता है। तो गवर्नमेंट ने भी कई बार आपने देखा होगा ये सारी चीज़ें करी होंगी, वो अपनी हिस्सेदारी को क्या कर देती हैं, बेचकर कम कर देती है। वट आर द म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड कलेक्ट मनी फ्रॉम मैनी इन्वेस्टर। तो म्यूचुअल फंड क्या होती है? एक ऐसी संस्था होती है जिसके अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर जो होते हैं वो पैसा लगाते हैं। द मनी इज देन इन्वेस्टेड इन स्टॉक। अब वो जो म्यूचुअल फंड है वो क्या करती है, बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा करती है और जो म्यूचुअल फंड का जो मैनेज कर रहा होता है वो उस पैसे को अलग अलग जगहों पर लगाता है, जैसे स्टॉक हो गया, बॉन्ड हो गया, ठीक है ना, या अदर एसेट हो गया, यहाँ पे लगाता है। ए फंड मैनेजर हु इज एन एक्सपर्ट हैंडल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो भाई वो एक्सपर्ट होता है, वो अच्छे से उस पैसे को हैंडल करता है, अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करता है। When you buy a unit of a mutual fund, you own a small part of all the investment made by the fund। ठीक है, तो आपने जो भी एक अमाउंट दिया होता है उस अमाउंट के जरिए वो फंड मैनेजर आपको क्या करता है, एक हिस्सेदारी देता है कि भाई इतना जो फंड है आपको आपकी जो हिस्सेदारी है और ये जो है आपके फंड की वैल्यू, आप भविष्य में चाहे तो उसे बेच भी सकते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, द वैल्यू ऑफ वन यूनिट इज कॉल्ड एनएवी, नेट एसेट वैल्यू। तो आपने जो भी फंड मैनेजर से जो भी फंड लिया है तो उसकी एक वैल्यू रख दी जाती है एनएवी। ठीक है, तो वो उसकी आपके एसेट की क्या होती है, एक वैल्यू होती है। फीचर ऑफ म्यूचुअल फंड, इसके फीचर क्या है? मैनेज बाय एक्सपर्ट हु एम ग्रो योर मनी, यानी अगर किसी को पैसा बढ़ाना है तो वो यूज कर सकता है। डाइवर्सिफिकेशन, योर मनी इज स्प्रेड अक्रॉस मनी एसेट नॉट जस्ट वन स्टॉक। तो यहाँ पर जो पैसा होता है क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएंगे तो आप एक जगह लगाएंगे, लेकिन जब म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो इसका मतलब डाइवर्सिटी होती है, यानी अलग अलग आपका पैसा लगा होता है, जिससे ये फायदा होता है कि भाई आपका पैसे की जो वैल्यू होती है वो सिर्फ एक शेयर के गिरने से गिरती नहीं है। ठीक है, तो एनएवी क्या होता है? टेल द डेली वैल्यू ऑफ वन यूनिट ऑफ द म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड की एक वैल्यू होती है एनएवी, जिससे आपको पता लगता है कि भाई आपकी जो म्यूचुअल फंड है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी बढ़ रही है, ठीक है ना, या कितना आपको प्रॉफिट मिल रहा है। तो इससे आप एनएवी से आप पता लगाते हैं। परफॉर्मेंस डिपेंड ऑन द एसेट द फंड हैज इन्वेस्टेड इन। ठीक है, तो परफॉर्मेंस डिपेंड करता है भाई कि आपका फंड जो है वो कितना अच्छा है और कितना इन्वेस्टमेंट कहाँ पे किया गया है, उसकी वैल्यू कितनी अच्छी है, मार्केट में कैसा परफॉर्मेंस कर रही है, उसके अकॉर्डिंग उसका परफॉर्मेंस होता है। बेनिफिट क्या है म्यूचुअल फंड के? डाइवर्सिफिकेशन होता है, रिड्यूस रिस्क बाय, यानी एक तो आपको रिस्क नहीं होता है और अलग अलग जगह आपका पैसा लगा होता है। इजी टू बाय सेल, कैन बी बाउट ऑनलाइन थ्रू एजेंट इजिली, आप आराम से खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं एजेंट के थ्रू। लो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होती है, यू कैन स्टार्ट विद स्मॉल अमाउंट, आप स्मॉल अमाउंट से शुरुआत कर सकते हैं। एक्सपर्ट मैनेजमेंट जो होता है वो प्रोफेशनल होते हैं, अच्छे से आपके पैसे को मैनेज करते हैं। वैरायटी क्या होती है? मैनी टाइप ऑफ फंड होते हैं, आप इक्विटी में करना चाहे, डेप्ट में करना चाहे, इंटरनेशनल करना चाहें, तो वैरायटी होती है, आप किसी भी फंड में लगा सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? रिटर्न कैन वेरी, नॉट गारंटीड, योर मनी कैन ग्रो और श्रिंक। ऐसा नहीं कि भाई जो आपने पैसा लगाया वो हमेशा बढ़ेगा, मार्केट के हिसाब से उसमें कमी भी आ सकती है। कैश ड्रैग, सम मनी इज कैप्ट एज कैश फॉर इमरजेंसी, आप जो है ये पैसा जो लगाते हैं वो इमरजेंसी में आपको मिलेगा नहीं, यूज नहीं कर सकते, विड्रॉ नहीं कर सकते। फीस और चार्जेस, मैनेजमेंट जो करते हैं वो फीस और चार्ज लेते हैं जो कभी कभी ज़्यादा भी हो जाए। लिक्विडिटी, यू कैन ओनली रिडीम सेल योर यूनिट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग डे, नॉट इंस्टेंटली लाइक स्टॉक। आप तुरंत उस कोई भी आपका जो आपका म्यूचुअल फंड है उसको आप तुरंत रिडीम नहीं कर सकते, यानी अगर आप चाहें कि तुरंत पैसा निकाल लें, तुरंत पैसा निकाल सकते हैं, आपको डे का एंड का इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इंस्टेंटली जो इनिशियली नहीं मिलता स्टॉक की तरह कि स्टॉक तो आप तुरंत क्या करेंगे, सेल कर सकते हैं, लेकिन इसको तुरंत सेल नहीं किया जा सकता। वट आर द की बेनिफिट ऑफ ओपनिंग ए डीमैट अकाउंट फॉर एन इन्वेस्टर? तो डीमैट अकाउंट क्या होता है और इसका फायदा क्या होता है?
ठीक है, डीमैट अकाउंट क्या होता है? ए डीमैट अकाउंट इज एन इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट वेयर सिक्योरिटी लाइक स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड आर स्टोर्ड। तो भाई जो भी आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक, जो भी चीज लेंगे वो आप क्या करते हैं? इस डीमैट अकाउंट में रखते हैं। इट रिप्लेस फिजिकल सर्टिफिकेट मेकिंग ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मच इजियर। The system started in 1996 in India and has helped simplify stock trading by allowing investor to manage their securities online। यानी एक डीमैट अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है, आपने क्या किया? ये अकाउंट खुलवाया, इस अकाउंट में खुलवाने के बाद जो भी आपको शेयर्स लेने हैं, जो भी आपको म्यूचुअल फंड्स लेने हैं या कोई और चीज़ भी खरीदनी है, तो वो सारी चीज़ स्टॉक से संबंधित जो भी स्टॉक्स आपको खरीदने हैं, वो सारी चीज़ आप उस सारी वैल्यू जो होती है वो फिजिकली किस पे अंदर रखते हैं? वो रखते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। फिजिकली ना रह के वो इलेक्ट्रिकली रहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक अकाउंट होता है एक तरह से। तो इसके अंदर आपके जितने भी फंड होते हैं वो सारी चीज़ें दिखाई देती है कि आपने कितना खरीदा, कितना बेचा, कितनी उसकी वैल्यू है, कितनी बढ़ रही है, घट रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको डीमैट अकाउंट में देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। ठीक है ना, ट्रेडिंग कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो ये होता है डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट खुलता कैसे है? स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक यू नीड टू डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट की जरूरत है। चूज ए डिपोजिटरी पार्टिसिपेट, तो आपको एक डीपी ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, दिस आर द एजेंट होते हैं, चाहे वो बैंकर हो गए या ब्रोकर हो गए, वो आपका डीमैट अकाउंट खोल के देते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, बहुत सारे ऐड आते हैं, एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया। ठीक है, ये सारे जो क्या है, ये आपके डीपी होते हैं। यहाँ पर आप अपना अकाउंट खोलते हैं। ये क्या करते हैं? प्रोवाइड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है? सेम वही केवाईसी वाले। प्रूफ ऑफ द इनिशियली आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी। ठीक है ना, प्रूफ ऑफ आधार, एड्रेस प्रूफ हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ट्रांसपोर्ट एंड बैंक अकाउंट प्रूफ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको चाहिए होती है और आपका डीमैट अकाउंट जो होता है इससे खुल जाता है। ठीक है, कंप्लीट द एप्लीकेशन। आपको क्या करना है? ऑनलाइन जाके यू कैन डीमैट अकाउंट की जो भी आपकी एप्लीकेशन होती है उसको आप फिल कर सकते हैं। यूजुअली 5 मिनट में जो आप उसको फिल कर देंगे और वो अप्रूव हो जाती है। बेनिफिट क्या होता है? पेपरलेस प्रोसेस होता है, कोई फिजिकल पेपर वर्क नहीं करना पड़ता। यूजर फ्रेंडली है, इजी टू यूज प्लेटफॉर्म। आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, मैनेजिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, समझना बहुत आसान है। कन्वीनियंट होता है, ठीक है ना, फिजिकल सर्टिफिकेशन इनटू इलेक्ट्रिक फॉर्मेट एंड वाइस वर्सा। तो आपको फिजिकल भी मिल सकता है सर्टिफिकेट, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक डिविडेंड्स एंड बेनिफिट्स। तो अर्निंग लाइक जो भी डिविडेंड्स है या जो भी आप देख रहे हैं वो सारे अकाउंट में आपको डायरेक्टली दिख जाता है। इजी शेयर ट्रांसफर, कुछ भी ट्रांसफर आप क्विक ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है ना, फ्रीजिंग ऑप्शन, आप फ्रीज कर सकते हैं, आप चाहें तो सिक्योरिटी या जो भी आपके अकाउंट में जो भी हमने शेयर खरीदा है वो सबको क्या कर सकते हैं? आप रख सकते हैं। ग्लोबल एक्सेस होता है, फॉरेन इन्वेस्टर कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इंडियन स्टॉक, यानी फॉरेन इन्वेस्टर भी क्या कर सकते हैं? यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके फायदे हैं। स्टॉक मार्केट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इक्विटी शेयर क्या होता है और परफॉर्मेंस शेयर क्या होता है? इक्विटी शेयर मतलब रिप्रेजेंट ओनरशिप इन ए कंपनी एंड कैरी वोटिंग राइट। अगर आपने इक्विटी शेयर लिया है, इक्विटी शेयर का मतलब होता है कि आप अगर किसी भी शेयर की इक्विटी लेते हैं किसी डीमैट अकाउंट से, तो आपको क्या मिलता है? ओनरशिप मिलती है उस शेयर की। मान लीजिए आपने टाटा के शेयर लिए हैं, तो शेयर्स लिए, इक्विटी शेयर लिए हैं, तो वहाँ पे क्या मिलेगी? आपको ओनरशिप मिलती है। और कंपनी के अंदर जो भी चीज़ होती है और जो भी फैसले लिए जाते हैं उसके अंदर आपके पास वोटिंग राइट्स भी होते हैं। प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? हैव ए फिक्स्ड डिविडेंड एंड प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर इन केस ऑफ लिक्विडेशन बट यूजली नो वोटिंग राइट। और जो आपके प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो फिक्स्ड डिविडेंड होते हैं, आपने पैसा लगाया उस कंपनी में तो आपकी प्रायोरिटी जो होती है और जो डिविडेंड होता है वो पहले से फिक्स हो जाता है कि भाई इतना आपको साल का मिल देगा। ठीक है, चाहे कंपनी लॉस में हो, चाहे वो फायदे में हो, चाहे नुकसान में, आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें वोटिंग का कभी कभी अधिकार होता भी है कुछ जगह और कुछ जगह होता ही नहीं है। तो इसमें क्या होती है? क्योंकि आपकी पूरी ओनरशिप होती है, तो अगर आपको घाटा हो रहा है तो भी आपका, मुनाफा हो रहा है तो भी आपका। डिविडेंड क्या होता है? पोर्शन ऑफ ए कंपनी अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट टू द शेयर होल्डर। तो भाई डिविडेंड होता है जब भी कंपनी प्रॉफिट में जाती है तो अपने शेयर होल्डर्स को वो डिविडेंड शेयर करती है। भाई इतना प्रॉफिट हुआ है तो सब में बांट दिया जाता है, उसे डिविडेंड कहा जाता है। डिबेंचर्स क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द कंपनी टू बोरो मनी ए फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो डिबेंचर का मतलब होता है भाई कि कुछ ऐसे कंपनीज जो होती है कुछ ऐसे डिबेंचर्स निकालती है, आप चाहें तो उसको खरीद सकते हैं और उस पर क्या होता है? आपको इंटरेस्ट मिलता है लंबे समय तक, तो उसे क्या कहा जाता है? डिबेंचर्स कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता है अगर आप उसको खरीदते हैं तो। डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होते हैं? डीमैट अकाउंट वही शेयर, इट इज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप शेयर को रख सकते हैं। ट्रेडिंग यहाँ से आप बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं जो भी आपने इक्विटी शेयर वगैरह खरीदे हैं। बुल बियर एंड बुल मार्केट, बियर मार्केट और स्टॉप लॉस क्या होता है? तो देखिए बुल वो तब होता है ऑप्टिमिस्टिक इन्वेस्टर एक्सपेंडिंग प्राइस टू राइज। तो भाई बुल वो होते हैं जिनको पता होता है इसके प्राइस बढ़ने वाले हैं और वो तुरंत क्या करते हैं? उस शेयर को खरीद लेते हैं। बियर क्या होते हैं? प्रिस्मेटिक इन्वेस्टर एक्सपेक्टिंग प्राइस टू फॉल। इनको पता होता है भाई मार्केट गिरने वाली है, वैल्यू गिरने वाली है शेयर की, तो वो बेचने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, और ये खरीदने के लिए तैयार रहते हैं, इनको पता होता है क्या होगा? प्राइस बढ़ेगा।
बुल मार्केट, मार्केट कैरेक्टराइज्ड बाय राइजिंग प्राइसेस। बुल मार्केट का मतलब जब जो मार्केट होती है बहुत तेजी से आगे बढ़ रही होती है उसे कहते हैं बुल मार्केट। बियर मार्केट क्या होती है, जब प्राइस जो होते हैं बहुत जल्दी गिर जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, बियर मार्केट। यानी मार्केट जो होती है वो क्या होती है, फॉल कर रही होती है, यानी मार्केट गिरी हुई होती है तो उसे क्या कहा जाता है, बियर मार्केट। स्टॉप लॉस, ऑर्डर प्लेस टू सेल ए स्टॉक ऑथेंटिकली विथ इट रीच सर्टन प्राइस टू लिमिट लॉसेस। तो स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि आप एक जगह स्टॉप लगा देते हैं, मान लिया आपने कोई शेयर खरीदा है और आपको लगता है भाई कि इसकी इतनी वैल्यू तक तो ठीक है, इससे ज़्यादा वैल्यू गिरी तो मुझे ज़्यादा नुकसान होगा, तो आप क्या करते हैं, स्टॉप लॉस लगा देते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर आपने 20 रुपये का शेयर लिया है तो आपको लगता है कि भाई कि अगर ये जो है 17 से अगर नीचे गया तो मुझे नुकसान हो जाएगा, तो आप 17 पे स्टॉप लॉस लगा देंगे। तो जैसे ही 17 पे वो शेयर आएगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो सेल हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको लॉस होना कम, आपको लॉस कम होगा, तो इसे क्या कहा जाता है, स्टॉप लॉस कहा जाता है। कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन क्या होता है, कॉल ऑप्शन राइट टू बाय एन एसेट ऑफ ए स्पेसिफिक प्राइस ऑफ बिफोर एक्सपायरी। तो एक ऑप्शन होता है कि जिसमें आप क्या करते हैं भाई कि शेयर जो होते हैं स्पेसिफिक टाइम पीरियड में आपको खरीदना होता है, उसकी वैल्यू लगानी होती है, तो उसके प्राइस बढ़ते हैं तो आप उसको बेच के मुनाफा कमा सकते हैं। ऐसे पुट मार्केट होती है, आपको सेल करना होता है कि आपको लगता है कि भाई इसके प्राइस जो हो सकते हैं वो गिर सकते हैं, तो एक्सपायरी से पहले क्या करेंगे, आप उसको बेच देंगे तो उससे भी आपको प्रॉफिट मिलता है, तो उसे क्या कहा जाता है, पुट ऑप्शन कहा जाता है। ठीक है, तो इसी की तरह के साथ हमारा ये जो सेशन है वो खत्म होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे बता दिए लगभग पेपर में, इन्हीं क्वेश्चनों में से आएंगे, तो आपको इनको बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।